रीबर्थ ऑफ गेम चेंजर एपिसोड 12। रेहान बहुत मजबूत था और उसकी नज़र सबसे तेज थी। हालांकि उसकी कमजोरी ये थी कि उसके हाथ काफी मजबूत नहीं थे। जयदेव और रेहान के बीच मैच का नतीजा जल्द ही आ गया है। ये जयदेव की भारी जीत थी। रेहान ने अपनी हार एक्सेप्ट कर ली क्योंकि वह अपने ओपोनेंट जितना अच्छा नहीं था। उसने जयदेव को गले भी लगाया। अपनी हार के बाद रुद्राक्षी के साथ कंपटीशन जारी रखने से पहले रेहान आधे घंटे तक आराम करेगा। अगर वह रुद्राक्षी से हार जाता है तो वह थर्ड पोजीशन पर होगा। अगर वह जीत जाता है तो रुद्राक्षी थर्ड पोजीशन पर आ जाएगी और उसे अब जयदेव से लड़ने की जरूरत नहीं होगी। डीन ने पूरे समय रेहान का हौसला बढ़ाया। रेहान, ये तुम्हारा आखिरी मैच है। क्या तुम में रेहान को हराने का कॉन्फिडेंस है? रेहान ने पानी का एक घूंट लिया और रुद्राक्षी की तरफ देखा, जो उसके सामने एक कुर्सी पर आराम कर रही थी। उसने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, चलो चलते हैं। उसने रुद्राक्षी की ताकत देखी थी और जानता था कि वह उसके लिए कोई मुकाबला नहीं था। डीन ने बेबसी से सिर हिलाया। हमने उसे गलत समझा। हमने सोचा कि आयशा और रूपालो शर्मा परिवार में एकमात्र जीनियस है। रेहान को ऐसी गॉसिप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हे, तुम्हें कौन बेहतर लगता है, जयदेव या रुद्राक्षी? यह $1 मिलियन का सवाल था। रेहान थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपने होठों को सिकोड़ा और कहा, मुझे पता नहीं है। अगला मैच रेहान और रुद्राक्षी का था। रुद्राक्षी जयदेव की ताकत की गहराई का अनुमान नहीं लगा सकती थी, इसलिए वह अपनी ताकत और एनर्जी को कंसर्व करना चाहती थी। इस तरह उसने रेहान को केवल 2 या 3 मूव में ही बाहर कर दिया। उस समय रेहान का मूड खराब हो गया था। वह जानता था कि अनन्या पावरफुल है, लेकिन रुद्राक्षी का परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से परे थी। रुद्राक्षी ने उसे सिर्फ 3 मूव में हरा दिया था। दर्शक भी हैरान रह गए। उन्हें लगा कि रुद्राक्षी इतनी कूल है कि रेहान को पूरी ताकत से नॉकआउट नहीं कर सकती। जयदेव ने देखा कि रुद्राक्षी अपनी ताकत बचा रही थी। उसने अपने होंठ सिकोड़ लिए और मुस्कुरा दिया। फिर उसने मिनरल वाटर की एक बोतल ली और उसकी ओर चल दिया। रुद्राक्षी अपने हाथ और पैरों की एक्सरसाइज कर रही थी। अचानक उसके सामने पानी की एक बोतल दिखाई दी। ड्रिंक सम वाटर, जयदेव ने कोमल मुस्कान के साथ कहा। थैंक यू। रुद्राक्षी ने मुस्कुराते हुए बोतल ली और ड्रिंक लेने के लिए सिर उठा लिया। जयदेव हैरान दिखा। हम बाद में लड़ेंगे। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं पानी में कुछ डालने जा रहा हूं? मुझे नहीं लगता कि तुम इतने बेवकूफ हो। जयदेव एक बहुत ही कैपेबल फाइटर था और रुद्राक्षी ने महसूस किया कि वह एक ईमानदार व्यक्ति था। उसने उसे एक अच्छे और ईमानदार व्यक्ति होने का आभास दिया। वह औरों से अलग था। इसके अलावा उसने उसके कई खेल देखे थे और जानती थी कि वह कितना जेंटलमैन है। चैंपियनशिप के लिए दोनों राइवल थे। जब लोगों ने जयदेव को रुद्राक्षी के पास आते देखा तो दोनों के बीच काफी तनाव होने की उम्मीद थी, लेकिन उनकी हैरानी के लिए दोनों शांत थे। इससे उनके फैंस को लगा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। किसी तरह उनमें से कुछ लोगों ने उनकी जोड़ी को शिप कर लिया। दोनों ने बात की और हंसे और इस सीन ने प्रोग्राम देखने वालों की आंखों को चोट पहुंचाई। जैसे ही उन्होंने बात की, समय जल्दी बीत गया। सबका ध्यान खींचने वाला फाइनल मैच आखिरकार शुरू हो रहा था। रिंग में एंटर करने से पहले रुद्राक्षी ने अपने माथे से पसीने को अपनी आंखों में बहने से रोकने के लिए अपने बालों पर एक हेडबैंड लगा लिया। रुद्राक्षी अपनी सीरियस मोड में थी क्योंकि वह समझ सकती थी कि जयदेव के पास अथाह शक्ति है। शायद अक्षय सही था। दुनिया में कोई भी हमेशा के लिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नहीं हो सकता। हमेशा कोई होगा जो चुपचाप आपसे आगे निकल जाएगा और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। उसने जयदेव से संकट की भावना महसूस की। चलो शुरू करो, जयदेव ने रेफरी से कहा। रेफरी ने तुरंत सीटी बजाई। वे इतने तेज थे कि उन्होंने दर्शकों को दंग छोड़ दिया और वे मुश्किल से उन्हें अलग कर पाए। रुद्राक्षी ने जयदेव की तुलना में तेजी से हमला किया। उसके ठीक चेहरे पर मुक्का मारा। जयदेव ने आसानी से रुद्राक्षी के मुक्कों को चकमा दिया, साथ ही साथ उसकी बांह को भी रोक लिया। रुद्राक्षी उसकी खतरनाक रफ्तार से चौंक गई। वह तेज था, लेकिन रुद्राक्षी भी धीमी नहीं थी। जयदेव ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसकी गर्दन के एक तरफ वार करने ही वाला था कि रुद्राक्षी तुरंत उसे चकमा देते हुए बाईं ओर चली गई।
उसी समय रुद्राक्षी ने अपने बाएं पैर के साथ टिप किया और अपना दाहिना पैर जयदेव पर घुमाया। जैसे ही रुद्राक्षी ने लात मारी, उसने अपने पैर के एकमात्र हिस्से को स्प्रिंगबोर्ड के रूप में इस्तेमाल किया और झूले की ताकत का इस्तेमाल जयदेव की गर्दन पर किया। रुद्राक्षी ने जयदेव की गर्दन पर अपना वार छोड़ दिया। जयदेव दंग रह गया। काफी देर तक वह अपने सामने लड़की को देखकर हैरान रहा। जयदेव ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की, ये जानते हुए कि वह कहां हमला कर रही है। उसने अपने हाथ की हथेली से रुद्राक्षी की किक्स को रोक दिया। उसने जल्दी से अनन्या का पैर पकड़ लिया और उसे बांधना चाहता था। रुद्राक्षी उसे कैसे सफल होने दे सकती थी। जिस पल जयदेव ने उसका ओर पकड़ा, उसने ताकत का इस्तेमाल किया और उसकी हथेली से कूद गई। उसने अपने दूसरे पैर से लात मारी जो जमीन पर था। उसके पैर की उंगलियों सीधे जयदेव ठोड़ी पर गई। उस कदम की बदौलत रुद्राक्षी उल्टी हो गई थी, लेकिन उसके हाथ जमीन पर उसके शरीर को सहारा दे रहे थे और जयदेव को रुद्राक्षी के हमले से बचने के लिए उसके पैर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। रुद्राक्षी ने आराम नहीं किया। उसने तुरंत एक और हमला किया। जमीन के खिलाफ दोनों हाथों से उसने स्पिन करना शुरू कर दिया और अपने पैरों को उल्टा कर दिया, जिससे जयदेव को कदम दर कदम पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस कदम ने जयदेव को रिंग के किनारे पर मजबूर कर दिया। उसके दिमाग के पुर्जे हिल चुके थे। शांति से हमले से निपटने के लिए उसे रिंग के किनारे पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। रुद्राक्षी पहले ही मुड़ चुकी थी और अपने पैरों पर कूद गई थी। एक छोटे सी कराह के साथ वह हवा में उछली और जयदेव के बाएं कंधे पर लात मारी। जयदेव की आंखों में रोशनी की एक चमक थी और वह मुस्कुराया। यू लॉस्ट। बिजली की तेज गति के साथ जयदेव ने अपने शरीर को नीचे किया और जल्द ही चकमा दिया जैसे ही रुद्राक्षी का पैर उसके बाएं कंधे पर लगने वाला था। फिर उसने जल्दी से एक कदम पीछे लिया और रुद्राक्षी को पीछे से लात मारने के लिए अपना पैर उठाया। इसके किक के साथ उसे यकीन था कि वह रुद्राक्षी को रिंग से बाहर भेज देगा। यह चुपके से किया गया हमला नहीं था, रूल्स ने इसकी इजाजत दी। रुद्राक्षी ने भी ठीक उसी विचार के लिए उसे रिंग के किनारे पर धकेल दिया था। जब सभी ने सोचा कि रुद्राक्षी हार जाएगी, तो उसने जोर से उछाल मारी और रिंग पिलर से उछल गई। वह पल भर में मुड़ गई और बिजली की गति से वापस आ गई। वह न केवल रिंग में वापसी करने में कामयाब रही, बल्कि उसने जयदेव की किक का मुकाबला करने के लिए अपनी मजबूत व्हिप किक का भी इस्तेमाल किया। दो पैर जिनमें ताकत जमा थी, आपस में टकरा गए, जिससे एक गड़गड़ाहट हुई। बल्कि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन ने जयदेव और रुद्राक्षी को एक ही समय में पीछे की ओर उड़ा दिया। रुद्राक्षी की तुलना में जयदेव का पतन तेज था। उसने सोचा कि यह रुद्राक्षी की ताकत की सीमा थी, लेकिन उसके सरप्राइज के लिए जैसे ही वो बैलेंस करने वाला था, रुद्राक्षी ने फिर से हवा में लात मारी। रुद्राक्षी के पैर का अंगूठा सीधे जयदेव के चेहरे की ओर इशारा कर रहा था। रुद्राक्षी ने इतनी सावधानी से हमला किया कि उसके पास सांस लेने का भी समय नहीं था। स्टेडियम में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। रुद्राक्षी बहुत मजबूत थी, बहुत मजबूत थी। जयदेव ने अपनी चरम शक्ति हासिल कर ली थी, लेकिन रुद्राक्षी अब भी उससे बेहतर थी। रुद्राक्षी की टेकडाउन किक इतनी इम्प्रेसिव थी कि दर्शकों को लगा कि वे फिर से उसकी एक नई साइड देख रहे हैं। अक्षिता हैरानी में थूक गटकने और बुदबुदाने से खुद को रोक नहीं सकी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने इतनी जल्दी बैलेंस किया। वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। रुद्राक्षी की शक्ति एक ऐसी ऊंचाई थी जिस तक वह नहीं पहुंच सकती थी। अक्षिता हैरान थी और अन्य इससे भी ज्यादा। कोई भी फाइटर समझ सकता था कि रुद्राक्षी का मूव कितना मुश्किल था। टेकडाउन किक लगाना काफी कठिन था। सभी ने देखा कि कैसे जयदेव मुश्किल से अपना बैलेंस बनाए रख पा रहा है। रुद्राक्षी ने टेकडाउन किक का इस्तेमाल किया था इसलिए सभी ने सोचा कि उसकी ताकत कम हो जाएगी। जयदेव ने भी यही सोचा, इसलिए उसने रुद्राक्षी के हमले को अपने हाथ से रोकने का ऑप्शन चुना। जयदेव के हाथ में लगी किक के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। हमला अजेय था। जयदेव पहले ही उतर चुका था। उसके पैर जमीन पर दब गए थे, फिर भी वो मुश्किल से लात का सामना कर पा रहा था। उसने सोचा कि रुद्राक्षी ड्रॉप किक के साथ अपनी सीमा तक पहुंच गई है। उसने झटका लेने के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाता, रुद्राक्षी ने उसे दूसरी और तीसरी बार लात मारी। जयदेव जमीन पर था और वह हवा में थी। थर्ड किक, फोर्थ किक, फिफ्थ किक।
रुद्राक्षी की भयंकर चाबुक की लातें निरंतर और अभेद्य थीं। अंत में उसकी छठी किक जयदेव के बाएं कंधे पर लगने में सफल रही। जबरदस्त शक्ति ने जयदेव को एक झटके में जमीन पर गिरा दिया। दर्द ने उसे 3 सेकंड में उठने से रोक दिया। जयदेव को नॉकआउट कर दिया गया था। उसके के जमीन से टकराने की आवाज के बीच रुद्राक्षी अपने बालों को हवा में लहराते हुए नीचे उतरी और वीरता भरी लग रही थी। उसके माथे पर लगी लाल पट्टी उसकी स्किन को सुंदर और नाजुक बना रही थी। उसकी चमकती आंखें अपनी जीत पर खुशी से भर आईं। उसकी आंखें चमकती हुई और रात के आकाश के तारों से भी ज्यादा चमकीली लग रही थीं। कैमरा नेशनल चैंपियन के चेहरे की ओर मुड़ा और इस सीन को रिकॉर्ड कर लिया। यहां तक कि रुद्राक्षी के चेहरे पर पसीना भी देखा जा सकता था। कैमरे के लेंस के नीचे उसकी स्किन इतनी साफ और नाजुक थी कि उसके पॉज मुश्किल से दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्षी की 6 टेकडाउन किक देखकर दर्शक मुश्किल से ही रिएक्ट दे पाए। दूसरी ओर जो लोग केवल टीवी पर सीधा ब्रॉडकास्ट देख सकते थे, वे इसकी सुंदरता से हैरान रह गए। लोकेशन पर मैच देखना टीवी पर मैच देखने से अलग था। फिर भी रुद्राक्षी की इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ अभी भी ब्रॉडकास्ट देखने वालों को इम्प्रेस करने में कामयाब रही। रुद्राक्ष ने भी फोन पर सब कुछ देखा। फोन का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन उंगलियां गर्म थीं। गर्मी उसके अंगों और हड्डियों से होते हुए अंत में उसके दिल तक पहुंच गई। रिंग में रुद्राक्षी एक ऐसा सितारा थी जो किसी भी अन्य की तुलना में ज्यादा चमकीली थी। कम से कम उसकी नजर में रुद्राक्ष उसके अलावा किसी को नहीं देख सकता था। हर मुकाबले के साथ रुद्राक्षी का पागलपन और घमंड उसके दिल को कांपने लगता था। स्क्रीन के जरिए उसने सोचा कि वह उसके अच्छे मूड को समझ सकता है। रुद्राक्ष ने देखा जब रुद्राक्षी ने मैच के बाद जयदेव को अपने पैरों पर खड़ा किया। उनके हाथ छू रहे थे। जब रुद्राक्ष ने उनके हाथों को आपस में जुड़ा हुआ देखा तो उसे जलन महसूस हुई। जयदेव का हाथ उसे इतना चिड़चिड़ा लगा कि वह उसे काट देना चाहता था। रुद्राक्षी इस साल की नेशनल चैंपियन थी और किसी को भी शक नहीं था कि वह इस खिताब की हकदार थी। अवार्ड सेरेमनी के दौरान वह कुछ यूं मुस्कुराई। मुस्कान से उसके डिंपल दिखाई दे रहे थे। रुद्राक्षी वाकई बहुत खुश थी। उसे लड़ना पसंद था। आज जयदेव ने उस पर पूरी ताकत से हमला किया था। जयदेव बहुत ताकतवर था। एक रियल फाइटर को हराना डोपिंग करने वाले व्यक्ति को हराने से बहुत अलग था। इस तरह की भावना को केवल वे ही समझ सकते थे जो लड़ने के प्रति जुनूनी थे। ब्रॉडकास्ट देखने के बाद रुद्राक्ष को उसकी भावनाओं का एहसास हुआ। उसकी ब्राइट सिंपल मुस्कान देखकर वह जलन करना भूल गया और उलझन होकर उसकी ओर देखने लगा। स्नेह भरे एक्सप्रेशन और मोहक मुस्कान के साथ साथ रुद्राक्ष को अपना फोन पकड़े हुए देखा। नकुल को इसमें कोई शक नहीं था कि रुद्राक्ष अभी भी रुद्राक्षी से दूर रह सकता है। वह एक्सीलेंट और ब्यूटीफुल थी। वह दुनिया की बेस्ट हैकर्स में से एक भी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वह एक सीधी इंसान थी जिसे ये दिखावा करना पसंद नहीं था कि वह सीधी नहीं है। रुद्राक्षी की मुस्कान चौड़ी और चमकीली थी, लेकिन कुछ लोगों को बेहद पछतावा था। पृथ्वी और पृथ्वा को नेशनल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में उसे जीतता देख बहुत दुख हुआ। उन्हें याद आया कि रुद्राक्षी ने कहा था कि वो कॉम्पिटिशन जीतेगी। पृथ्वी चाहती थी कि वह समय में पीछे जाकर उस विद्रोही लड़की को शामिल कर सके जो उसके परिवार के लिए सम्मान लेकर आई है। पृथ्वा और उसका पति पछतावे में थे, लेकिन राजेंद्र और मंजा गुस्से से अपने दांत पीस रहे थे। रुद्राक्षी ने उसकी दोनों बेटियों को बर्बाद कर दिया था। रूपाली पर डोपिंग का आरोप लगाया गया था और उसका फाइटिंग करियर खत्म हो गया था। आयशा इस लड़ाई से सदमे में थी और ट्रेनिंग के लिए रिंग तक जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। एक अंधेरे कमरे के अंदर रूपाली के बाल सूखे और अस्त व्यस्त थे। वह बेजान लग रही थी। वीडियो में सक्सेस से शर्माती रुद्राक्षी को देखकर वह इतना गुस्सा हो गई कि उनका शरीर कांप उठा। उसने अपने निचले होंठ को इतनी जोर से काटा। ये रुद्राक्षी ही थी जिसने गड़बड़ कर दी। उसने फियर्स एक्सप्रेशन से रुद्राक्षी के चेहरे की ओर देखा। वह रुद्राक्षी की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहती थी। जब रुद्राक्षी चैंपियनशिप ट्रॉफी लेकर घर लौटी तो इंटरनेट पर उसकी हर बात की चर्चा हो रही थी। रुद्राक्षी ने रिंग में अपने दमदार परफॉर्मेंस से कई फैंस को अट्रैक्ट किया है। साथ ही वह बहुत खूबसूरत थी और फाइट सीन में उसे आई कैंडी माना जा सकता था। कई मेल फैंस ने तुरंत उसे अपना आइडल मान लिया। कौन लड़का नहीं चाहेगा कि लड़की सुंदर और पावरफुल हो।
लड़कियां तो और भी ज्यादा थीं। आखिरकार लड़के ही अकेले नहीं थे जो सुंदर लड़कियों को पसंद करते थे। लड़कियों को भी खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं। जब रुद्राक्षी घर लौटी तो उसने पाया कि उसका परिवार उससे भी ज्यादा खुश है। उन्होंने रुद्राक्षी की जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बाहर जाने पर जोर दिया। अमरजीत ने उसे शहर के सबसे शानदार रेस्तरां में लेकर गए। वहां एक मील का खर्च सैकड़ों हजारों में हो सकता है। यहां तक कि अमीर परिवार भी कभी कभार ही वहां खाना खाते थे। रेस्तरां में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें खींची गईं। अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही रुद्राक्षी को इस बात की खबर नहीं थी कि इंटरनेट पर तूफान आने वाला है। ये सब तब शुरू हुआ जब एक नेटिजन्स ने रुद्राक्षी और जयदेव के बीच नेशनल फाइटिंग कंपटीशन का फाइनल मैच देखा। रुद्राक्षी की हिम्मत और ताकत ने उसे रुद्राक्षी का फैन बना दिया था। इसके अलावा उसे ये भी शक था कि वह फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट है, वही जो उसकी आइडल थी। उसने वेकेन टेलबोट की वर्ल्ड चैंपियनशिप के मैच की वीडियो सर्च की। आखिरकार उसके मन में एक विचार आया और उसने रुद्राक्षी और वेकेन टेलबोट की फाइटिंग स्किल को एनालिसिस करने के बारे में सोचा। एनालिसिस करने के बाद उसे आंखें फटी के फटी रह गई। उसने तुरंत सभी सोशल साइट्स पर लॉग इन किया और तुरंत वीडियो और फोटो पोस्ट की। वर्ल्ड चैंपियन वेकेन टेलबोट रिअपियर्स टाइटल लिखने के बाद उसने अपनी पोस्ट को दोबारा तैयार किया और इसे दुनिया के सामने भेज दिया। पोस्ट लाइव होने के बाद 1 दर्जन से ज्यादा कमेंट सामने आईं। एक लड़की जो नेशनल कंपटीशन में सबका ध्यान खींचने में कामयाब रही, वह फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट थी। लड़के की पोस्ट प्रेरी आग की गति से जल उठी और तेजी से वायरल हो गई। कमेंट्स की संख्या तेजी से बढ़ी, साथ ही लाइक की संख्या भी बढ़ी। 1 घंटे से भी कम समय में पोस्ट के नीचे कमेंट्स की संख्या 30,000 से ज्यादा हो गई। नेटिजन्स पूरी तरह से दंग रह गए और सोच में पड़ गए। क्या ये सच था? ये सच हो सकता है। यह नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ये सच दिख रहा था। सिमिलैरिटीज चौंकाने वाली थीं। डीन ने अपना फोन पकड़ लिया। अरे रेहान, आओ और देखो। रुद्राक्षी शर्मा फाइटिंग क्वीन है, वेकेन टेलबोट है। रेहान ने फोन पकड़ लिया। मुझे देखने दो। साहिल बाथरूम में था भी और उसका फोन पानी में गिर गया। अरे, रुद्राक्षी शर्मा वेकेन टेलबोट है। जब जयदेव सोने जा रहा था तभी उसे एक फोन कॉल आया। कॉल करने वाला बहुत एक्साइटेड लग रहा था। जयदेव, तुम्हारी आइडल की आइडेंटिटी रिवील हो गई है, वेकेन टेलबोट। जाओ और देखो। फोन पर मौजूद दूसरा व्यक्ति अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाया। जयदेव ने रजाई उठाए और अपने कपड़े पहनने के लिए बिस्तर से बाहर निकला। वेकेन टेलबोट कहाँ है? इस बीच कॉलेज के अनगिनत स्टूडेंट में फक रुद्राक्षी शर्मा फाइटिंग क्वीन है, वेकेन टेलबोट। ये खबर कि रुद्राक्षी शर्मा फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट थी रातों रात पूरे देश में फैल गई। नेटिजन्स हैरान थे और ऑनलाइन चर्चा गर्म हो रही थी। वेकेन टेलबोट ट्रायल वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र लड़की थी। उसका असली रूप और नाम कोई नहीं जानता था। वह फाइटिंग की एक लेजेंड हुआ करती थी, लेकिन चैंपियनशिप जीतने के बाद वह गायब हो गई। वह अक्षय, काइल कैनेडी और बाकी लोगों से अलग थी। ये लोग जजों या कंपेटिशियर के रूप में सभी तरह में भाग लेने लगे। इसके अपोजिट वेकेन टेलबोट वर्ल्ड चैंपियन बनने के कुछ ही समय बाद रिटायर हो गई, जिससे उनके कट्टर फैंस उसके लिए प्यासे हो गए। हालांकि दिन बीतते रहे और उनकी फाइटिंग क्वीन ने कुछ भी नहीं कहा। उसकी रिटायरमेंट के कारण तमाम तरह की अफवाहें उड़ीं। कुछ लोगों ने कहा कि चैंपियनशिप जीतने के बाद उसने शादी कर ली है। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि वह मर गई थी। कई अटकलें लगाई गई हैं, लेकिन कोई भी अफवाह सच साबित नहीं हुई है। पोस्ट पर कई फैंस कांपते हाथों से टाइप कर रहे थे, साथ टेलबोट, क्या ये सचमुच मेरी क्वीन है? उसकी पीठ देखो। इसमें कोई शक नहीं कि वह मेरी क्वीन है। मुझे एहसास ही नहीं होता कि वो मेरी क्वीन है। रुको, मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्या वह सचमुच मेरी क्वीन वेकेन टेलबोट है? वह वापस आ गई है। वह वापस आ गई है। मेरा एक सवाल है। आपकी पोस्ट पढ़ने के बाद मैंने सिमिलैरिटी देखी, लेकिन वेकेन टेलबोट केवल 5'2" फीट का है। रुद्राक्षी शर्मा 5'5" फीट से ज्यादा लंबी है ना? बिल्कुल। रुद्राक्षी शर्मा 7 टेलबोट कैसे हो सकती है? अरे, क्या तुम दोनों मंदबुद्धि हो? रुद्राक्षी केवल 18 वर्ष की है।
वह वेकेन टेलबोट होती तो 3 साल पहले वो 15 साल की होती। क्या 15 साल की लड़की का 3 साल में कई इंच बढ़ना नॉर्मल बात नहीं है? एक नेटिजन ने कांपते हुए कमेंट्स की, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। जब मैं 15 साल का था तब से मेरी हाइट बढ़ी नहीं। नेटिजन को तुरंत दूसरे नेटिजन द्वारा चुप करा दिया गया। चुप रहो छोटू, अपने बड़ों की बात सुनो। जब रूपाली ने इंटरनेट पर माहौल में बदलाव देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रुद्राक्षी फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट थी। वह सचमुच इसके बारे में भूल गई थी। आलोक ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन वह इसके बारे में भूल गई थी। उसे लगा कि नफरत ने उसे अंधा कर दिया है। उसकी निराशा का बोझ इतना ज्यादा था कि वह अब खुद को रोक नहीं पाई और अपने फोन पर खून थूक दिया। कई नेटिजन्स को इस खबर पर शक था। कुछ नफरत करने वालों ने कहा कि रुद्राक्षी वेकेन टेलबोट से तुलना करने के लायक नहीं है। इंटरनेट पर आधे नेटिजन्स का मानना था कि रुद्राक्षी शर्मा टेलबोट हो और आधे ने नेटिजन्स इस पर विश्वास नहीं किया। नफरत करने वाले अपने शब्दों में बहुत कठोर थे, जबकि रुद्राक्षी अभी भी अपने परिवार के साथ जश्न मना रही थी। काइल ने लिखा, मैं साबित कर सकता हूं कि वह वेकेन टेलबोट है। इंटरनेशनल कॉम्बैट एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव सिमंस ने कमेंट्स की, वह मेरी क्वीन है, वेकेन टेलबोट। आलोक ने लिखा, किस बेवकूफ ने कहा कि वह वेकेन टेलबोट से तुलना के लायक नहीं है? वह खुद वेकेन टेलबोट है। आलोक, काइल, अक्षय और सीमंस की इस कमेंट से एक ही पल में बड़ा हंगामा मच गया। एनालिसिस पोस्ट में पोस्ट की गई सिमिलैरिटीज इतनी सटीक थीं कि उसने हलचल पैदा कर दी। सबसे पहले अभी भी नेटिजन्स इस बात पर जोर दे रहे थे कि रुद्राक्षी फाइटिंग क्वीन वेकेन टेलबोट नहीं हो सकती। अक्षय और उसके कलीग की कमेंट से रुद्राक्षी की पहचान रिवील हो गई। जो लोग बहस कर रहे थे उन्होंने आगे बोलने की हिम्मत नहीं की और चुप रहना बेहतर समझा। रुद्राक्षी को पसंद करने वाले कई लोग वेकेन टेलबोट के भी फैंस थे। अब जब उन्हें पता चला कि उनकी आइडल एक ही व्यक्ति थी तो वे खुशी से परे थे। जो फैंस सेवन टेलबोट की रीअपीयरेंस का इंतजार कर रहे थे वे इतने खुश थे कि वे रो पड़े। न तो रुद्राक्षी और न ही वेकेन टेलबोट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई किए थे, इसलिए फैंस को अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए जगह नहीं मिल सकी। नहाने के बाद रुद्राक्षी ने एक नए मिशन के लिए एल से कांटेक्ट करने के लिए फोन उठाया। उसने फोन उठाया ही था कि बाहर से उसकी बहन की चीख की आवाज आए। वह ये सोचकर भयभीत हो गई कि कुछ हो गया है। उसने फोन ब्लैंकेट पर फेंक दिया और भाग गई। चारू लिविंग रूम में कूद रही थी और चिल्ला रही थी। पूरा परिवार सदमे में चीख रहा था। क्या हुआ चारू? रुद्राक्षी ने चिंतित होकर पूछा। जब चारू ने अपनी बड़ी बहन को देखा तो वह इतनी खुश हुई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। नो रुद्राक्षी, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया? रुद्राक्षी अपनी बहन के लिए चिंता में डूबी हुई थी। अमरजीत और उसकी पत्नी भी चिंतित थे। जाह्नवी ने चारू का चेहरा पकड़ा और उसका गाल खींचा। जल्दी कहो क्या हो रहा है? तभी चारू अपने सदमे से उबर गई और उसने एक और चीख निकाली। अमरजीत और लिंडा आईब्रो चढ़ाए बिना नहीं रह सके। अचानक चारू ने कहा, रुद्राक्षी, क्या तुम सचमुच वेकेन टेलबोट वर्ल्ड चैंपियन हो? रुद्राक्षी यह सुनकर दंग हुई। फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। रुद्राक्षी की रिएक्शन को देखकर परिवार वाले समझ गए कि चारू सही कह रही है। अमरजीत को इतना सदमा लगा कि वह लड़खड़ा गया और अपनी पत्नी पर झुक गया। चारू, तुमने अभी क्या कहा? तुमने कहा कि तुम्हारी बहन कौन है? जाह्नवी को ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। उसने तुरंत चारू का फोन पकड़ लिया। पढ़ते पढ़ते उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी मुस्कान भी बड़ी होती जा रही थी। रुद्राक्षी, तुम फाइटिंग क्वीन हो, वेकेन टेलबोट। रुद्राक्षी पोलाइट एक्सप्रेशन के साथ सोफे पर बैठ गई, जिससे उसके परिवार के सदस्य उसे घेर सकें। अमरजीत जितना एक्साइटेड था उतना ही प्राउड भी था। ये फैक्ट कि उनकी बेटी एक नेशनल चैंपियन थी उन्हें गर्व से भरने के लिए काफी था। कौन जानता था कि वह इतनी जल्दी उसे और भी बड़ा सरप्राइज देगी। ये पता चला कि वह वर्ल्ड चैंपियन थी। उनकी बेटी वर्ल्ड चैंपियन। सुरभि खुश थी, लेकिन शिकायतों से भरी भी। उसने शिकायत की कि रुद्राक्षी ने उसे पहले नहीं बताया था। चारू और जाह्नवी को अपने अमरजीत की तरह ही गर्व था।
हालांकि उन्हें इसे ऑन एयर करना पड़ा। चारू ने गुस्सा होने का नाटक किया और मुंह फुलाया। रुद्राक्षी, हम तुम्हारा परिवार हैं या नहीं? रुद्राक्षी, तुमने हमें इतनी इम्पोर्टेंट बात क्यों नहीं बताई? जाह्नवी ने भी कहा। बिल्कुल, जाह्नवी अब इस घर का हिस्सा बन गई थी, इसलिए उसने भी एक बहन होने का नाटक किया। अमरजीत ने भी अपना गला साफ किया। रुद्राक्षी, तुम्हारी बहन सही कह रही है। रुद्राक्षी जानती थी कि वे सच में गुस्सा नहीं थे, वास्तव में वे उसके लिए खुश थे। यही परिवार होता है, उन्हें आपकी सफलता पर हमेशा गर्व रहेगा। अपनी बहन का प्राउड छोटा चेहरा देखकर रुद्राक्षी का दिल नर्म हो गया। वह आगे बढ़ी और चारू का सिर रगड़ा। माफ करना, मेरी गलती। रुद्राक्षी के शब्दों ने मिली को शर्मा दिया और वह तुरंत उसकी फैन बन गई। वह कुछ बार खांसी और गर्व से बोली, तुम जानती हो कि तुमने कहाँ गलती की है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। आखिरकार तुम मेरी बहन हो। जब आकाश ने सोशल साइट्स पर अपना अकाउंट लॉग इन किया तो उसने जो खबर देखी उससे उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्राक्षी शर्मा फाइटिंग क्वीन वेकेन टैलबोट है। वेकेन टैलबोट, दोनों नामों में वेकेन शब्द था और उसने तुरंत वेकेन के बारे में सोचा। वह लड़की जिसे रुद्राक्ष तलाश रहा था। वह एक्साइटेड हो गया क्योंकि यह बोनस और सैलरी बढ़ने का रोमांच था। उसकी एक्साइटमेंट से उसके हाथ कांपने लगे। रुद्राक्ष को कॉल करने में बहुत समय लग गया। रुद्राक्ष उस समय भी अस्पताल में था। जब उसने कॉल का जवाब दिया तो उसने लाइन के दूसरे छोर पर आकाश की कांपती आवाज सुनी। मैं। रुद्राक्ष ने आईब्रो सिकोड़ ली। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? बॉस, लोग ऑनलाइन कह रहे हैं कि आपकी पत्नी वर्ल्ड चैंपियन फाइटिंग क्वीन वेकेन टैलबोट है। आकाश ने अंत में पूरी बात कह दी और फिर रुद्राक्ष के साथ न्यूज़ शेयर करने के लिए आगे बढ़ा। आकाश ने जो कहा उसे सुनने के बाद रुद्राक्ष की कोल्ड एक्सप्रेशन आखिरकार लड़खड़ा गई। उसके कांपते हाथों ने उसकी भावनाओं को उजागर कर दिया। तुमने क्या कहा कि रुद्राक्षी शर्मा कौन है? रुद्राक्ष की ठंडी आवाज कर्कश और धीमी थी। आकाश बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वह पैसे को अपनी ओर उड़ते हुए देख सकता था। उसने जोर से निगल लिया और कहा, बॉस, रुद्राक्षी शर्मा वर्ल्ड चैंपियन फाइटिंग क्वीन वेकेन टैलबोट है। अक्षय, काइल कैनेडी, मिस्टर सिमंस और आलोक ने उसकी आइडेंटिटी कंफर्म की है। थंप, रुद्राक्ष के हाथ में मौजूद फोन फर्श पर फिसल गया। उसने अपनी रजाई उठाई और नीचे चला गया। अपने टूटे हुए पैर के बारे में भूलकर वह बिस्तर से उठते ही गिर पड़ा। लेकिन दर्द से फिलहाल उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए स्ट्रगल कर रहा था और टूटे पैर के कारण लंगड़ाकर चल रहा था। वर्ल्ड चैंपियन, ये शब्द वह नहीं था जिसमें वह सबसे ज्यादा दिलचस्पी रखता था। ये वह बात नहीं थी जिसके बारे में वह सबसे ज्यादा चिंतित था। कोई नहीं जानता था कि वेकेन को ढूंढना उसके लिए कितना कठिन था। वह वेकेन का असली नाम नहीं जानता था, इसलिए उसे अपने आदमियों को वेकेन शब्द वाले सभी नामों की जांच करने का ऑर्डर देना पड़ा। हालांकि उनमें से कोई भी वेकेन नहीं थी। वह लड़की जिसने उसे बचाया था, एकमात्र व्यक्ति जिसके बारे में वह जानकारी पा सका, वह वर्ल्ड चैंपियन वेकेन टैलबोट थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेकेन टैलबोट वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के ठीक बाद गायब हो गई थी। किसी को उसका कोई पता नहीं चल सका। अब उसे बताया गया कि जिस लड़की रुद्राक्षी से उसे प्यार हुआ वह वेकेन टैलबोट थी। वेकेन टैलबोट भले ही वेकेन न हो, लेकिन उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वे एक ही व्यक्ति हैं। पहले तो उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसे पता था कि बहुत से लोग जो ग्रे एरिया में हैं, वे अपनी रियल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए निकनेम का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। वह अब और ज्यादा हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये सचमुच महज एक इत्तेफाक था? वेकेन के बचपन की यादों का चेहरा उसके दिमाग में रुद्राक्षी के चेहरे पर छाने लगा। वे एक जैसे नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी आंखें, हाँ, ये वही आंखें थीं। रुद्राक्ष ने अचानक दर्द महसूस करते हुए अपनी छाती ढक ली। आखिरकार उसे समझ आया कि पहली मुलाकात के बाद से उसे रुद्राक्षी के बारे में इतना अलग क्यों महसूस हुआ। जब उसने रुद्राक्षी की ओर देखा तो उसकी आंखें उतनी ही क्लियर और ब्राइट थीं जितनी उसे याद थी। रुद्राक्षी ही वेकेन ठगी, वह इस मामले में लगभग श्योर था। वह अस्पताल से बाहर भागा और बाहर का भयानक मौसम देखा। उसने अपने घायल पैर को घसीटा और बारिश में दौड़ने के लिए स्ट्रगल किया।
वुमेन डिसऑर्डर से पीड़ित किसी व्यक्ति के लिए ये कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं किया था। इस समय वह केवल रुद्राक्षी को देखना चाहता था, उसकी बचपन की सेवियर, उसका प्यार। उसे उनकी बातचीत का हर पल याद था, उसका अहंकार, प्राइड, ब्यूटी, चार्म और मुस्कान। अचानक नकुल के शब्द उसे याद आए। वह उस दिन नशे में थी और दूसरे आदमी के साथ थी। बारिश ने रुद्राक्ष के चेहरे और शरीर को भिगो दिया। उस पल आमतौर पर कुलीन और इंडिफरेंट आदमी ने अपने सभी रूल्स और प्रिंसिपल को त्याग दिया। रुद्राक्षी बिस्तर पर थी। अचानक उसे कई बार छींक आए। उसे देर से एहसास हुआ कि बाहर भारी बारिश हो रही थी। वह खिड़की बंद करने के लिए उठी, तभी उसका नाइटगाउन गलती से उसकी नाइटस्टैंड पर तलाक के समझौते को पलट गया। डील का टाइटल अट्रैक्टिव था। वह मुस्कुराए और डिवोर्स एग्रीमेंट उठाया। मैं उसके बारे में लगभग भूल ही गई। उसने रुद्राक्ष के बगल में अपना सिग्नेचर छोड़ा। रुद्राक्ष ने भी डिवोर्स पेपर्स पर सिग्नेचर किए। कल जैसे ही वह उसे डिवोर्स एग्रीमेंट सौंपेगी, वे अपनी डिवोर्स की कार्यवाही शुरू कर सकेंगे। एग्रीमेंट साइन करने के बाद रुद्राक्षी खिड़की बंद करने चली गई। जब वह खिड़की के पास पहुंची तो उसने देखा कि एक व्यक्ति उसके घर के गेट की ओर भाग रहा है। ये सफेद कपड़े पहने एक फिगर थी और वह व्यक्ति दौड़ते समय लंगड़ाता हुआ लग रहा था। बाहर बहुत बारिश हो रही थी। अगर रुद्राक्षी इतनी बहादुर नहीं होती तो उसे लगता कि यह कोई भूत है। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। जब उसने देखा कि वह आदमी कौन था तो वह दंग रह गई। रुद्राक्ष, वह इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा था? क्या उसे तलाक लेने की इतनी जल्दी थी? रुद्राक्षी ने तुरंत छाता उठाया और दूसरी मंजिल की खिड़की से बाहर कूद गई। वह पलक झपकते ही गेट की ओर भागी और गेट खोल दिया। जैसे ही उसने गेट खोला, एक साए ने उसे ढक लिया। उसके हाथ में मौजूद छाता फर्श पर टकराया और रुद्राक्ष ट्रॉय की बाहों में डूब गई। रुद्राक्ष का पूरा शरीर भीगा हुआ था और वह उतना साफ सुथरा नहीं था जितना वह आमतौर पर दिखता था। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और धीरे से कहा, रुद्राक्षी, मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। उसकी आवाज कर्कश और दबी हुई थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत देर तक बारिश में इधर उधर दौड़ता रहा था। पूरी तरह भीग जाने के कारण उसका शरीर अकड़ रहा था। रुद्राक्षी दंग रह गई। क्या ये सचमुच रुद्राक्ष वंसल था? उसने अभी क्या कहा? क्या वह डिवोर्स नहीं चाहता था? रुद्राक्षी ने उसका माथा छुआ। क्या तुम्हें बारिश से बुखार हो गया? रुद्राक्षी ने सोचा, उसने अचानक उसका नाम इतने प्यार से क्यों पुकारा। बारिश इतनी तेज हो रही थी कि रुद्राक्षी का चेहरा भीग गया। जब बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी तब हल्का दर्द हो रहा था। रुद्राक्ष, पहले मुझे छोड़ो। अचानक रुद्राक्षी की आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्राक्ष ने एक हाथ में उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा पकड़ रखा था और उसके होठों को जोर जोर से चूम रहा था। हालांकि जब उसने उसे मोटे तौर पर चूमा तो उसके ठंडे होठों में गर्म जुनून था। रुद्राक्ष का मजबूत हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जिससे वह लगभग उसकी बाहों में फंस गई थी। रुद्राक्ष की किस ने उसे बेचैन कर दिया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह बरसात के दिन दौड़कर उसके घर आया था और बिना कुछ किए उसे किस करने आया था। रुद्राक्ष वही था जिसने उसे तलाक का समझौता दिया था। रुद्राक्षी का सुंदर चेहरा कठोर हो गया। वह बेबसी से मुस्कुराई और बोली, तुम्हें जरूर डिवोर्स पेपर्स लेने की जल्दी है। रुद्राक्ष ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह रुद्राक्षी के होठों पर हल्की सी चमक देख सकता था। वह पानी नहीं था, यह शायद उस लिप बाम के कारण था जो उसने आज सोने से पहले लगाया था। अचानक उनकी पैशनेट किस को याद करके रुद्राक्षी ने कहा, तुम यहाँ डिवोर्स पेपर्स के लिए नहीं हो। अगर वह डिवोर्स पेपर के लिए आया होता तो उसे इतनी देर नहीं होती। रुद्राक्षी को गले लगाने और किस करने की तो बात ही दूर थी। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। यू शुड शावर फर्स्ट। रुद्राक्ष ने उसकी बात काट दी। उसकी कोल्ड आवाज धीमी और कर्कश लग रही थी। उसकी आंखें डार्क और पढ़ने लायक नहीं थीं। वह नहीं जानती थी कि वह क्या सोच रहा था। मैं पहले शॉवर का यूज करूंगी, तुम बाद शॉवर ले सकते हो। इतना कहकर रुद्राक्षी ने अलमारी के नीचे से एक नाइटगाउन निकाला और बाथरूम में चली गई। रुद्राक्ष ने उसे बाथरूम में जाते हुए देखा। डिवोर्स पेपर्स को ढूंढने के लिए वह बेडसाइड टेबल की ओर चला गया। उसकी उंगलियों से अभी भी पानी टपक रहा था। पेपर्स मिलते ही उसने उन्हें गीला कर दिया। उसने अपने वकील को ये डिवोर्स एग्रीमेंट तैयार करने का ऑर्डर दिया था।
और वह इसके कंटेंट को किसी और से बेहतर जानता है। उसे कंटेंट को देखने की जरूरत नहीं थी, केवल सिग्नेचर वाले हिस्से को देखने की जरूरत थी। रुद्राक्षी के सिग्नेचर देखकर उसका चेहरा टेंस हो गया और उसका जबड़ा भींच गया। वह डाइवोर्स पेपर्स लेकर खिड़की के पास गया। जब उसने खिड़की खोली तो देखा कि बाहर अभी भी तेज बारिश हो रही थी। उसने नीचे देखा, आंगन में फूलों की क्यारी थी। कीचड़ जमीन पर फैल गया था और बारिश में आंगन गंदा हो गया था। उसने अपने हाथ में डिवोर्स पेपर्स को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। फिर उसने पेपर्स को छोड़ दिया, लेकिन अचानक रुद्राक्षी ने डिवोर्स पेपर्स पकड़ ले लिए। वह ये जानती थी, वह बता सकती थी कि आज रात रुद्राक्ष का रवैया बहुत गलत था, लेकिन उसने उससे ऐसा कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। रुद्राक्षी ने फीकी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। अपने बालों से खेलते हुए उसने कहा, रुद्राक्ष, यह क्या है? ये तुम ही थे जो चाहते थे कि मैं डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करूं। पेपर्स को बाहर फेंककर तुम क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हो? रुद्राक्ष ने अपने होंठ भींचे और उसके करीब चला गया। रुद्राक्षी, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। क्या? रुद्राक्षी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। तुमने मुझे क्या कहा? रुद्राक्षी, उसने उसका नाम बहुत प्यारे ढंग से पुकारा। तुम ही वो इंसान थे जिसने डिवोर्स प्रपोज किया था, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं इसके बारे में सिर्फ इसलिए भूल जाऊं क्योंकि तुमने ऐसा कहा है। क्या मैं तुम्हें पुशोवर लग रही हूं? रुद्राक्षी ने उसे डांटा। एक बार जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमारा काम हो गया। तुमने पिछली बार मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मैं अब तुम्हारे साथ किसी भी रिश्ते में नहीं रहूंगी। रुद्राक्षी ने डिवोर्स एग्रीमेंट वापस अपनी बेडसाइड टेबल पर रखने का फैसला किया। इससे पहले कि वह एक कदम बढ़ा पाती, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कपड़े खींच रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रुद्राक्ष अपनी उंगलियों से उसके कपड़े खींच रहा था। जब वह कुछ कहने ही वाली थी, वह उसके पास आया और उसे पीछे से अपनी बाहों में खींच लिया। रुद्राक्षी की पीठ उसकी छाती से चिपकी हुई थी और रुद्राक्ष का हाथ उसकी कमर के चारों ओर था। रुद्राक्ष के कपड़े गीले थे और रुद्राक्षी के भी। उनके शरीर ठंडे होने चाहिए थे, लेकिन जहां उन्होंने छुआ वहां बहुत गर्मी थी। रुद्राक्ष की धीमी, कर्कश आवाज रुद्राक्षी के कान में पड़ी, जिससे उसे खुजली होने लगी। रुद्राक्षी, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। तुम ही थे जिन्होंने मुझसे डिवोर्स एग्रीमेंट पर सिग्नेचर करने के लिए कहा था। रुद्राक्षी उसकी मीठी बातों से इम्प्रेस नहीं हुई। कुछ लेवल पर वह इम्प्रेस थी, लेकिन उसके लिए ऐसे आदमी को एक्सेप्ट करना कठिन था, जिसने शुरू में उसे रिजेक्ट कर दिया था और अब अचानक उस पर प्यार बरसा रहा था। रुद्राक्ष चुप था। वह जिस डिस्टेंट टोन में बात कर रही थी, उसे सुनकर अकेलेपन का एक निशान उसकी आंखों में पार हो गया। रुद्राक्षी ने सख्ती से कहा, हमें डिवोर्स लेने की जरूरत है। हमें बहुत पहले ही एक दूसरे के साथ ये दिमागी खेल खेलना बंद कर देना चाहिए था। इतना कहने के बाद रुद्राक्षी को अपनी कमर पर हाथ कसता हुआ महसूस हुआ। मुझे जाने दो। रुद्राक्ष चुप रहा। रुद्राक्षी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी कमर से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष अचानक एक जिद्दी बच्चे की तरह व्यवहार करने लगा। चाहे रुद्राक्षी कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसे जाने नहीं दे सकता। रुद्राक्षी का चेहरा डाक पड़ गया। रुद्राक्ष व्यवहार वास्तव में उसे परेशान कर रहा था। अगर तुम मुझे रिहा नहीं करोगे तो। रुद्राक्ष ने न केवल उसकी कमर को पकड़ना जारी रखा, बल्कि अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली। मैं हार नहीं मानूंगा। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी। वह उसे फिर कभी जाने नहीं देगा। रुद्राक्षी के पेशेंट की लिमिट थी। यह महसूस करते हुए कि रुद्राक्ष उसकी बात नहीं सुन रहा है, उसकी पकड़ से छूट न पाने का एकमात्र कारण ये था कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। रुद्राक्षी ने उसकी छाती पर जोर से कोहनी मारी, फिर उसकी कलाई को जोर से दबाया। हरकतें तेजी से हुई और रुद्राक्ष ने दबी दबी कर आह निकाली। अपनी अग्रेशन के बावजूद रुद्राक्ष ने फिर भी जाने से इनकार कर दिया। बिना किसी डर के अनन्या उसकी पकड़ से निकल गई और तेजी से उसकी बाहों से छूट गई। रुद्राक्ष, तुम्हें अब जाना होगा। रुद्राक्षी ने गुस्से से दरवाजे की तरफ इशारा किया। रुद्राक्ष ने अपनी गहरी आंखों से उसकी ओर देखा और उसकी नजर अनजाने में रुद्राक्षी के हाथ में डिवोर्स एग्रीमेंट पर पड़ी। बिना किसी चेतावनी के वह रुद्राक्षी के गले तक पहुंच गया। एक बार फिर रुद्राक्ष कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्राक्षी आसानी से उसकी पकड़ से आसानी से बच निकली।
क्या रुद्राक्षी मानेगी रुद्राक्ष की बात या दे देगी उसको डिवोर्स? और क्या रुद्राक्ष बताएगा रुद्राक्षी को उसे डिवोर्स न देने का कारण? एक बार फिर रुद्राक्ष कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रुद्राक्षी आसानी से उसकी पकड़ से बच गई। सच तो यह है कि रुद्राक्ष ने वास्तव में उसे पकड़ने की कोई योजना नहीं बनाई थी और उसके हाथों ने उसके गले को छुआ भी नहीं था। वह सिर्फ नकली हमला करना चाहता था, लेकिन रुद्राक्षी के पीछे हटने के बाद उसकी आंखें कोल्ड हो गईं। उसे ऐसा लग रहा था मानो रुद्राक्ष ने उसका गला घोंटने की कोशिश की हो। उसका दिल भारी हो रहा था। बिना कुछ कहे उसने अपनी मुट्ठी उठाई और रुद्राक्ष के चेहरे पर दे मारी। रुद्राक्षी तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन रुद्राक्ष धीमा नहीं था। जब वह आगे बढ़ी तो अद्विक ने उसकी कलाई पकड़ ली और उन्हें रुद्राक्षी के सिर के ऊपर उठा लिया। अपने दूसरे हाथ से उसने उसकी पतली कमर पकड़ ली, उसे अपनी बाहों में खींच लिया और अपने होठों से उसे चूम लिया। रुद्राक्षी जवाबी हमले की तैयारी कर रही थी, लेकिन वह रुद्राक्ष के होठों के टच से ठिठक गई। वह क्या कर रहा था? रुद्राक्षी की झिझक का फायदा उठाते हुए रुद्राक्ष ने सहजता से उसकी कलाई छोड़ दी। रुद्राक्षी के दूसरे हाथ से डिवोर्स एग्रीमेंट छीन लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। जैसे ही रुद्राक्ष ने एग्रीमेंट उसके हाथ से छीन लिया, रुद्राक्षी को होश आ गया। बैंग! रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा, जिससे रुद्राक्ष का सिर 90 डिग्री तक घूम गया। रुद्राक्षी ने गहरी सांस ली। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? उसका थप्पड़ दर्दनाक था और रुद्राक्ष के मुंह के कोने से खून बह निकला। रुद्राक्ष ने इसे शांति से मिटा दिया और सीधे रुद्राक्षी की ओर देखा। कुछ नहीं, मैं डिवोर्स नहीं लेना चाहता। रुद्राक्ष को ऐसे कठोर कदम उठाते हुए देखकर रुद्राक्षी देख सकती थी कि वह डिवोर्स नहीं चाहता था, लेकिन वह जानना चाहती थी कि क्यों। डिवोर्स तुम्हारा विचार था और अब तुम यह नहीं चाहते। तुम अपना मन कब बनाओगे? तुम मुझसे क्या चाहते हो? रुद्राक्षी को अचानक मिस्टर सिमंस को कॉल करने का ख्याल आया। क्या यह मिस्टर सिमंस के साथ मेरे रिश्ते के कारण है, या क्योंकि मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूं जो तुम्हारे परिवार की रेपुटेशन में सुधार कर सकती है? उन बर्फीले शब्दों ने रुद्राक्ष के दिल को छलनी कर दिया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस तरह का इंसान हूं? तो मुझे बताओ क्यों? रुद्राक्षी ने पूछा। रुद्राक्ष ने सहमति में सिर हिलाया। मैं पहले नहा लेता हूं, फिर तुम्हें बताऊंगा। इतना कहकर वो बाथरूम में चला गया। रुद्राक्षी कुछ देर के लिए स्पीचलेस रह गई, यह महसूस करते हुए कि वह अभी भी भीग रहा था। अंत में वह मान गई। ठीक है, जाओ नहा लो, उसके बाद मैं तुम्हारे लॉजिकल रीजन का इंतजार करूंगी। रुद्राक्ष ने डिवोर्स पेपर्स को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बाहर तेज बारिश के कारण बाहर जाकर उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं था। पानी ने लिखावट को खराब बना दिया होगा। इस मामले पर रुद्राक्ष के रुख को देखते हुए भी ऐसा लग रहा था कि डिवोर्स को फिलहाल टालना होगा। ये सोचकर ही रुद्राक्षी की छाती गुस्से से धड़क उठी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि रुद्राक्ष क्या मजाक कर रहा था। जब वह वहां गुस्से में खड़ी थी तो अपनी कॉर्नर आई से उसने रुद्राक्ष को बाथरूम की ओर लंगड़ाते हुए देखा। ये सोचकर रुद्राक्षी ने अपनी सांसें रोक ली। उसके पैर में क्या खराबी थी? रुद्राक्ष ने बाथरूम में लगभग 10 मिनट बिताए। वह अपनी कमर पर केवल नहाने का तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। रुद्राक्षी मुड़ी और उसकी नज़र उसके शर्टलेस ऊपरी शरीर पर पड़ी। वह अपनी शर्ट के बिना काफी मांसल लग रहा था। रुद्राक्षी ने नजरें मिलाने से बचते हुए अपने होठों को एक साथ दबा लिया। तुमने कोई कपड़े क्यों नहीं पहने? मेरे पास कुछ भी नहीं है, रुद्राक्ष ने जवाब दिया। रुद्राक्षी ने सिर हिलाया, अपने हाथ क्रॉस करते हुए कहा, तुमने पहले ही डिवोर्स पेपर्स फेंक दिए हैं। रुद्राक्षी हेल्पलेस टोन में कहा, अगर मैं फिर बनावा दूं तो तुम वैसे भी सिग्नेचर करने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो मुझे बताओ एमबी, क्या कारण है कि तुम अचानक एक दूसरे से दूर और अलग रहने की चाहत से एक साथ रहने की चाहत में चले गए? रुद्राक्ष ने देखा कि रुद्राक्षी के कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। तुम्हें भी कपड़े बदलना चाहिए, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रुद्राक्षी उसे मारना चाहती थी, क्योंकि रुद्राक्ष के बहाने खत्म ही नहीं हो रहे थे। लेकिन अब रुद्राक्ष को देखकर वह बता सकती थी कि अगर वह कपड़े चेंज नहीं करती है तो वो उसे नहीं बताएगा। इसके अलावा वह पूरे समय चिपचिपा और अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। बेहतर होगा कि तुम मुझसे मजाक न करो,
नाराज होकर रुद्राक्षी बाथरूम में घुस गई। वह अपने गुस्से में इतनी डूब गई थी कि उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि रुद्राक्ष कितनी आसानी से उसकी भावनाओं को बदल सकता है। वह बाथरूम से बाहर आए और पाया कि रुद्राक्ष सो गया है। वह उसके बेड पर सो रहा था। रुद्राक्षी बीच में ही रुक गई। अचानक उसे रुद्राक्ष चिढ़ाने की जरूरत महसूस हुई। क्या उसने सोचा कि वह सोने का बहाना करके इससे बाहर निकल सकता है? रुद्राक्षी बेड के पास गई और कंबल वापस खींच लिया, लेकिन जैसे ही उसने कंबल उठाया, उसने तुरंत उसे वापस रुद्राक्ष के शरीर पर फेंक दिया। रुद्राक्षी का सुंदर चेहरा एकदम लाल हो गया। रुद्राक्षी ने बेड के खिलाफ अपनी पीठ कर ली। वह रुद्राक्ष से पूरी तरह तंग आ चुकी थी। उसने तौलिया उतार दिया था और कंबल के बिना कपड़े के लेटा हुआ था। वह बहुत बेशर्म था। वंसल कॉर्पोरेशन के सीईओ के रूप में रुद्राक्षी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बेशर्म हो सकता है। वह एक बदनाम बदमाश था। बेड पर रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की ओर देखा। उसकी निगाहों पर स्नेह की अमिट छाप थी। गुस्सा होकर रुद्राक्षी ने बेड से दूसरी ओर देखा। वह अपने मन को आराम देने ही वाली थी कि तभी रुद्राक्ष ने उसे पीछे से गले लगा लिया। रुद्राक्ष की गर्म सांसें उसकी गर्दन के पीछे गुदगुदी कर रही थीं। ये सोचकर कि रुद्राक्ष अभी भी नग्न था, नोरा की आंखें चौड़ी हो गईं। रुद्राक्ष, क्या तुम मेरा कारण नहीं सुनना चाहती? ये सुनकर रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे अपनी बाहों में लपेटे हुए रुद्राक्ष वापस बिस्तर पर गिर गया। बेड पर उतरते ही रुद्राक्षी चिल्ला उठी। सब कुछ धुंधला था। उसने कंबल को हवा में उड़ते और फिर उसके ऊपर गिरते देखा। रुद्राक्ष ने अपना शरीर उसके शरीर से सटाया। कंबल ने उनके शरीर को ढक दिया, जो उनके बीच एकमात्र चीज थी। अब मैं तुम्हें बता सकता हूं। रुद्राक्षी ने चुपचाप उसकी ओर देखा। वह जानती थी कि यह सब र पे छोटे ऊ की मात्रा आधा दर प्या की मात्रा आधा कशा पे बड़ी ई की मात्रा एन की योजना का हिस्सा था। वह उसकी भावनाओं को भड़काना चाहता था। इस तरह उसके शब्दों से रुद्राक्षी को कायल करने की ज्यादा संभावना होगी। अब जब उसने रुद्राक्ष की योजना को पहचान लिया था, रुद्राक्षी को अचानक महसूस हुआ कि उसकी चिंताएं दूर हो गई हैं। वह बेड पर लेट गई और उसकी ओर देखने लगी। ठीक है, आगे बढ़ो। वह ये सुनने के लिए क्यूरियस थी कि उसने अपनी शालीनता का इस हद तक त्याग क्यों कर दिया। वह इस हद तक आगे बढ़ गया था कि उसने अपने सारे कपड़े भी उतार दिए। उसने पैंट भी नहीं पहना हुआ था। रुद्राक्षी की चमकती आंखों में देखते हुए रुद्राक्ष ने कहा, माय लिटिल वेकेन, क्या तुम्हें मैं याद हूं? माय लिटिल वेकेन। रुद्राक्षी उन शब्दों की आवाज से कांप उठी। उसे डर था कि रुद्राक्ष को उसकी दूसरी पहचान का पता चल गया है। तुमने मुझे क्या कहा? रुद्राक्ष अचानक रुद्राक्षी के ऊपर लेट गया और खुद को उससे चिपका लिया। पहले उन दोनों के बीच एक छोटा सा फासला था, लेकिन अब उन दोनों के शरीर एक हो गए थे। रुद्राक्षी उसके हाव भाव समझ नहीं पा रही थी। वह केवल उसकी कामुक और मधुर आवाज सुन सकती थी। माय लिटिल वेकेन, मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं, बहुत लंबे समय से। आखिरकार रुद्राक्ष को वह मिल गई तो वह निराशा से उबर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि भगवान उसके साथ इतना क्रूर मजाक करेगा। उसे एक पूरी तरह से डेवलप वेकेन से प्यार हो गया। उसने रुद्राक्षी को पाने के बारे में अनगिनत कल्पनाएं की, लेकिन उनमें से किसी भी कल्पना ने उसे इस पल जितना खुश नहीं किया। उसने कभी यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि जिस लड़की से उसे प्यार होगा वह फुल ग्रोन वेकेन होगी। इतने समय तक उसे जो घुटन भरा तनाव महसूस हुआ था, वह आखिरकार दूर हो गया। इससे पहले रुद्राक्ष अस्पताल से बाहर भागा और 1 घंटे से ज्यादा समय तक भागता रहा। वह रात की भारी बारिश में अपने घायल पैर को घसीटते हुए ले गया। एक बार भी आराम करने के लिए नहीं रुका। और अब जैसे ही उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया, रुद्राक्ष के कंधों पर से सारा भार आखिरकार उठ गया। वह बोलने के लिए इतना थक गया था कि उसने रुद्राक्षी को 1 मिनट के लिए भी नहीं पकड़ा और धीरे धीरे गहरी नींद में सो गया। रुद्राक्षी ने रुद्राक्ष को सुनने के लिए इंतजार किया, लेकिन रुद्राक्ष ने और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय उसने केवल रुद्राक्ष की लंबी सांसों की आवाज सुनी। रुद्राक्षी ने अपना सिर झुकाया और उसकी ओर देखा। उसके नैन नक्श सुंदर थे, लेकिन उसके चेहरे पर भारी थकान थी। वह उसे जगाना चाहती थी, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितना थका हुआ लग रहा था, तो उसका दिल नर्म हो गया। रुद्राक्ष के लगभग सो जाने के बाद
रुद्राक्षी ने उसके साथ पोजीशन बदली और उसे बेड पर लिटा दिया। जैसे ही उसने उसे कंबल से ढांका, उसने सोचा कि कैसे वह बाथरूम की ओर लंगड़ाते हुए जा रहा था। वह बिस्तर के पायदान की ओर बढ़ी और कंबल का किनारा उठा लिया, ये जानते हुए कि रुद्राक्ष ने पैंट नहीं पहनी थी। उसने उसे बहुत ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। कितना बेशर्म आदमी है। उसके कूल, एलिगेंट मैनर को क्या हुआ? कंबल उठाते ही उसकी नज़र सीधे उसकी सूजी हुई टखने पर गई। उसके पैर को क्या हुआ? यह इतना सूजा हुआ क्यों था? उसे अचानक याद आया कि रुद्राक्ष जब उससे मिलने आया था तो गाड़ी नहीं चला रहा था बल्कि बारिश में भाग रहा था। जब रुद्राक्षी ने देखा कि उसका पैर कितना सूज गया है तो उसके अंदर का गुस्सा अचानक गायब हो गया। वह कुछ मरहम लाने गई, फिर उसे धीरे से रुद्राक्ष टखने पर लगाया, शायद इसलिए कि कंबल रुद्राक्षी की खुशबू से ढका हुआ था। रुद्राक्ष गहरी नींद में सो गया। जब रुद्राक्षी ने मरहम लगाया तो वह हिला भी नहीं। रुद्राक्ष के बाल अभी भी पूरी तरह से सूखे नहीं थे और कुछ काले बाल उसके माथे पर गिर गए थे जो उसकी आईब्रो को ढक रहा था। रुद्राक्षी ने बिना सोचे समझे बालों को एक तरफ धकेल दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया उसे एहसास हुआ कि रुद्राक्ष का हाथ उसे जकड़ रहा था। रुद्राक्ष की आंखें खुल गईं। लेकिन रुद्राक्षी ठिठक गई। ये पहली बार नहीं था जब रुद्राक्ष ने आज वेकेन नाम का जिक्र किया था। तुम ये नाम कैसे जानते हो? रुद्राक्ष धीरे धीरे अपने सपनों की दुनिया से बाहर आया, होश में आया। क्या तुम सब कुछ भूल गई हो? रुद्राक्ष अब अपने सपने से पूरी तरह जाग चुका था और रुद्राक्षी ने उसे सवालिया नजरों से देखा तो उसका दिल धड़कने लगा। क्या तुम्हें मैं याद हूं? रुद्राक्ष के शब्द कहीं से भी निकले और रुद्राक्षी और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। उसका क्या मतलब था? क्या वे केवल कुछ दिनों के लिए अलग नहीं हुए थे? जाहिर तौर पर उसे भूलने की बीमारी नहीं थी, तो वह इतनी जल्दी क्यों भूल गई कि वह कौन है? रुद्राक्षी ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा। तुम्हें बुखार है? नहीं तो वह इस तरह की बकवास क्यों करेगा? रुद्राक्षी की हैरान एक्सप्रेशन से रुद्राक्ष को पता चला कि वह नहीं जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था। रुद्राक्षी ने आईब्रो चढ़ा ली। उसे रुद्राक्ष के इतने दयालु होने की आदत नहीं थी। उसने शांति से अपना हाथ हटा लिया। अब जब तुम जाग गए हो तो तुम मुझे क्यों नहीं बताते? मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं। रुद्राक्ष ने अपनी आईब्रो सिकोड़ ली और हल्के से अपने होठों को छुआ। रुद्राक्ष की आंखों से उसके अंदर की उथल पुथल का पता चल गया। जब उसे पता चला कि वह वेकेन है तो वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपने वादे के कारण उस लड़की को नहीं छोड़ना पड़ेगा जिससे वह प्यार करता है। लेकिन अगर उसने उसे बताया कि अतीत में क्या हुआ था, इस समय वह अपने पिछले दुर्भाग्य के बारे में सोच रहा था। रुद्राक्ष को वह समय याद आया जब रुद्राक्षी ने देखा था कुछ किडनैपर्स उसके कपड़े उतार रहे थे। ये याद करके रुद्राक्ष का चेहरा पीला पड़ गया भी और वह अनजाने में कांपने लगा। रुद्राक्ष, क्या हुआ? रुद्राक्ष का चेहरा बिल्कुल सफेद होता देख रुद्राक्षी ने तुरंत उसे होश में लाने की कोशिश की। रुद्राक्ष ट्रेन से बाहर आया और उसने रुद्राक्षी को फिर से गले लगा लिया। एक और हग। रुद्राक्षी उसे दूर धकेलने ही वाली थी, लेकिन तभी रुद्राक्ष की बेहद कर्कश आवाज उसके कानों तक पहुंची। क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले तुमने ड्यूडेरी के उपनगरीय इलाके में उस गोदाम में एक लड़के को कैसे बचाया था? रुद्राक्षी को याद नहीं था। उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने रुद्राक्ष की कमजोरी को महसूस किया और महसूस किया कि उसका ये करंट वर्षन वंसल परिवार का रिस्पेक्टफुल बेटा नहीं था, न ही वह वंसल कॉरपोरेशन का सीईओ था। वह एक कमजोर व्यक्ति था जो किसी भी पल ढहने को तैयार दिख रहा था। यह एक ऐसी मेमोरी थी जो रुद्राक्ष को हमेशा सताती रहती थी। अगर वह आज इसके बारे में बात करता है तो इसका मतलब एक पुराने दाग को उजागर करना होगा। रुद्राक्ष ने कुछ गहरी सांसें लीं और धीरे धीरे रुद्राक्षी को 10 साल पहले जो हुआ उसके बारे में बताना शुरू किया। उसकी आवाज भर्राई हुई थी और बोलते बोलते उसका गला रुंध गया। उसके लिए एक एक शब्द कहना कठिन था। रुद्राक्ष की कहानी सुनकर रुद्राक्षी को याद आ गया। वह किशोर था जो अंधेरे से डरता था। वह लड़का था जब रुद्राक्षी ने उसे छुड़ाया था और रुद्राक्षी ने उसे गले लगाया था और दावा किया था कि वह उसकी रक्षक थी। रुद्राक्ष ने कहानी पहले ही खत्म कर दी थी। रुद्राक्ष ने उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। वह उसकी आंखों में भाव देखकर डर गया था।
इसलिए वह बस उसे पकड़े रहा। अपनी ठुड्डी उसके कंधे पर टिका दी। रुद्राक्षी, वेकेन, क्या तुम्हें याद है? उसकी शांत टोन सुनकर रुद्राक्षी को अचानक याद न करने पर बुरा लगा। पता चला कि वह टीनेजर रुद्राक्ष था। उसे याद आया कि टीनेजर लड़का बहुत दुबला, पतला और कमजोर था। शायद इसलिए क्योंकि उसने कई दिन कैद में बिताए थे। उसका शरीर गंदा था, उसके सिर पर चोट लगी थी और उसका चेहरा धूल और खून के धब्बों से ढका हुआ था। रुद्राक्षी को याद आया जब उसने रुद्राक्ष को बचाया था तो वे दुष्ट लोग उसके साथ कुछ शरारती हरकतें करने वाले थे। वे इस हद तक चले गए कि उन्होंने रुद्राक्ष के सारे कपड़े भी उतार दिए। अगर वह समय पर नहीं आती तो शायद वह रुद्राक्षी के मन में रुद्राक्ष शांत, एलिगेंट और वीर था। वह एक रेप्यूटेटिव फैमिली का अमीर सीईओ भी था। उनके कपड़े हमेशा बेदाग रहते थे और वो इतना सम्मानित थे कि जब लोग उसे देखते थे तो वे हमेशा सम्मान के साथ उनका स्वागत करते थे। वह सीरियस मायोसोफोबिया से पीड़ित था और वह अपने परिचितों की तुलना में साफ सफाई पर ज्यादा ध्यान देता था। हालांकि किसी तरह यह आदमी और वह टीनेजर वही व्यक्ति थे। क्या ये दर्दनाक एक्सपीरियंस उसके मायोसोफोबिया का कारण बना? रुद्राक्ष का जन्म मुंह में चांदी का चम्मच लेकर हुआ था। रुद्राक्षी ने कल्पना करने की हिम्मत नहीं की थी कि अगर उसने 10 साल पहले एक कदम भी धीमा किया भी होता तो किस तरह का दुखद अंत हो सकता था। उसे याद आया कि जब उसने रुद्राक्ष बचाया था तो उसकी आंखों में एक खालीपन और चेहरे पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था। वह 8 साल की थी और वह 15 साल का था। रुद्राक्षी ने उसकी आंखों में हताशा देखी थी, जिसे देख ऐसा लग रहा था जैसे उसका जीवन छीन लिया गया हो। वह बता सकती थी कि वह मरना चाहता था, इस डर से कि वह कुछ बेवकूफ़ी करेगा। रुद्राक्षी का दिल उसके दिमाग पर हावी हो गया और उसने रुद्राक्ष से एक वादा किया। उसने कहा कि उसने उसकी जान बचाई और अब वह उसका है। वह उसे ढूंढते हुए वापस आएगी। वह हमेशा उसका रहेगा। यह उसे न मरने की चेतावनी देने का रुद्राक्षी का तरीका था। करेंट में रुद्राक्षी चुप रही और रुद्राक्ष ने उसे अपनी बाहों में पकड़ रखा था। रुद्राक्ष की बाहें उसकी कमर के चारों ओर कसकर लपेट रही थीं। रुद्राक्ष को महसूस हो रहा था कि रुद्राक्षी याद कर रही है। रुद्राक्षी, तुम्हें याद है ना? हाँ, तुमने कहा था कि तुम मुझे ढूंढते हुए आओगी। मैं इंतजार कर रहा था। तुमने कहा था मैं तुम्हारा हूँ। तुमने कहा था कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा रहूंगा। मैंने तुम्हारा 10 साल इंतजार किया है। उद्धरण चिन्ह, मैंने तुम्हें ढूंढने में 10 साल बिता दिए। अब जब तुम यहाँ हो तो हमें डिवोर्स लेने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने उसे बार बार टोका। इस वक्त तक रुद्राक्षी अपना आपा खो चुकी थी। भले ही उसने उसे बचाया हो और भले ही उसने उसे बचाने के पर्पस से वह वादा किया हो, लेकिन वे बहुत समय पहले कहे गए तुच्छ शब्द थे, ऐसे शब्द जिन पर रुद्राक्षी ने दोबारा विचार नहीं किया था। और अब उसे पता चला कि रुद्राक्ष ने पिछले 10 वर्षों में उसके वादे पर विश्वास नहीं खोया है। इस पूरे समय वह इंतजार कर रहा था। रुद्राक्षी को बहुत बुरा लगा। एक सेकंड रुको। रुद्राक्षी ने कुछ और इम्पोर्टेंट सोचा। वह उसकी बाहों से फ्री हो गई और पूछा, तो यही कारण है कि तुम अचानक डिवोर्स नहीं चाहते? हाँ और ना। रुद्राक्षी ने सोचा अगर रुद्राक्ष को पता नहीं चलता कि वो वेकेन तो वो उसे डिवोर्स दे देता। तो वेकेन वह है जो तुम्हें पसंद है। नहीं, ये रुद्राक्षी है जिसे मैं प्यार करता हूँ। रुद्राक्ष अब और चुप नहीं रह सका। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगी जब मैं कहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है? अभी कुछ दिन पहले ही तुमने मुझसे डिवोर्स मांगा था। मैंने डिवोर्स लेने का सुझाव दिया क्योंकि मैं जानता था कि मैं वेकेन से किया गया अपना वादा नहीं तोड़ सकता। रुद्राक्षी समझ गई, लेकिन इसके बारे में कुछ अभी भी अजीब लगा। अगर मैं वेकेन नहीं होती तो क्या तुम उसके पास नहीं जाते और हमारे डिवोर्स के बाद उसे अपनी नई वाइफ नहीं बनाते? रुद्राक्ष एक बार फिर शांत हो गया। जैसे ही रुद्राक्षी को शक होने लगा कि वह अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, उसने अचानक अपना सिर नीचे किया, उसके होठों को चूमा और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। उसके होंठ अभी भी उसके होठों को छू रहे थे। जैसे ही रुद्राक्षी को शक होने लगा कि रुद्राक्ष अपनी ही दुनिया में खोया हुआ है, रुद्राक्ष ने अचानक अपना सिर नीचे किया, रुद्राक्षी के होठों को किस और उसे बेड पर लिटा दिया। उसके होंठ अब भी रुद्राक्षी के होठों को छू रहे थे। वह फुसफुसाया, क्या तुम्हें बहकाने से मदद मिलेगी?
ये सुनकर रुद्राक्षी की जुबान बंध गई थी। कान से लेकर गर्दन तक रुद्राक्ष की स्किन हल्के गुलाबी रंग की हो गई। रुद्राक्षी ने उसका मजाक उड़ाया। जब सिडक्शन स्किल की बात आती है तो ऐसा लगता है कि आप शौकिया नहीं हैं। मैंने तुम्हारे साथ सीखा। रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी की गर्दन पकड़ ली। उनके बीच की दूरी को कम करने के लिए टॉपिक को टालने का कोई फायदा नहीं। मैं तुमसे पूछ रही हूं, अगर मैं वेकेन नहीं होती तो क्या तुम तब भी मेरे साथ होते? मुझे नहीं पता, रुद्राक्ष ने कहा। उसकी आवाज अभी भी कर्कश थी। रुद्राक्षी की ओर देखते हुए उसने गंभीरता से कहा, मुझे नहीं पता कि अगर तुम सेवन नहीं होती तो मैं तुम्हारे साथ होता या नहीं। मैं जो जानता हूं वह ये है कि इससे पहले कि मुझे पता चले कि तुम वेकेन हो, मैं पहले से ही तुमसे प्यार करने लगा था। वह उसे पसंद नहीं करता था, वह उससे प्यार करता था। रुद्राक्ष जानता था कि जिस दिन नकुल ने उसे फोन करके बताया कि रुद्राक्षी किसी दूसरे आदमी के साथ थी, उसे इसका पछतावा हुआ। उसे तलाक देने का पछतावा था और रुद्राक्षी को यह भी न बताने का पछतावा था कि वह पहले ही कैसा महसूस कर रहा था। नकुल से न्यूज़ रिसीव करने के बाद रुद्राक्ष का दिल जलन से भर गया था। नकुल ने मुझे बताया कि तुम उस दिन नशे में थी और तुम्हारे साथ एक और आदमी था। रुद्राक्षी को याद आया कि जिस दिन उसे नकुल का फोन आया था वह किंग के साथ थी। किंग ने उसके हाथ से फोन छीन लिया और तुरंत फोन काट दिया था। तो क्या तुम्हें जलन हो रही है? रुद्राक्षी ने पूछा। रुद्राक्ष के चेहरे की मांसपेशियां सख्त हो गईं। हालांकि उसका चेहरा अभी भी एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन ये क्लियर था कि वह दुखी था। उसने कोल्ड टोन में हाँ में सिर हिलाया। हाँ। रुद्राक्षी को यह अजीब लगा। तो फिर तुमने मुझसे मिलने के लिए अब तक इंतजार क्यों किया? क्या तुम्हें डर नहीं था कि मैं पहले ही सोच चुकी हूं? आह! अचानक रुद्राक्ष नीचे झुका और उसके मुंह पर जोर से किस किया। रुद्राक्षी उसकी हरकतों से तंग आ चुकी थी। उसने अद्विक के होंठ काटे और उसे दूर धकेल दिया। उसके हाथों ने अद्विक के कंधों को पकड़ लिया। क्या तुम मुझे किस करना बंद नहीं कर सकते और सिर्फ बातें नहीं कर सकते? ऐसा लग रहा था मानो वे लगातार किस कर रहे हों। रुद्राक्षी पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी थी। रुद्राक्ष की मांसपेशियां सख्त हो गईं। उसकी आंखों में दर्द और अकेलेपन की झलक झलक रही थी। रुद्राक्षी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि जब वह दूसरे आदमियों के साथ होती थी तो वह उतनी ही आकर्षक दिखती थी जितनी तब दिखती थी जब वह उसके बगल में होती थी। ये रुद्राक्ष को पागल करने के लिए काफी था। उसका चेहरा सख्त था और गाल बाहर निकले हुए थे। ये वास्तव में काफी प्यारा था। रुद्राक्षी खुद रोक नहीं सकी और आगे बढ़कर उसके गाल पर थपथपाया। कुछ कहो, तुम उस दिन मुझसे मिलने भी नहीं आए। क्या तुमने कुछ समय पहले मुझे नहीं बताया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो? मैं आया था। मैं तुमसे मिलने आया था, रुद्राक्ष ने दोहराया। उसका चेहरा अभी भी तंग था। लेकिन तुम घर पर नहीं थी। क्या वह किंग से मिलने के बाद घर नहीं गई थी? क्या तुम सचमुच आए थे? रुद्राक्ष ने लगातार सिर हिलाया। उस दिन मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। रुद्राक्षी ने इसके बारे में नहीं सुना था। क्या तुम्हें चोट लगी थी? हाँ, मेरा पैर टूट गया और दर्द की वजह से बेहोश हो गया था। यही कारण था कि वह उसे मैच में ले जाने के लिए उसके घर नहीं आया था। जब वह उठा तो वह उसे देखना चाहता था, लेकिन नकुल ने कहा कि अनन्या का मैच शुरू होने वाला है, इसलिए घर जाना बेकार था। रुद्राक्षी को लगा कि वह जितना ज्यादा बात करता वह उतना ही ज्यादा दयनीय होता जाता। रुद्राक्षी, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, लेकिन मुझे चाहिए। रुद्राक्षी सीरियस लग रही थी। वह तलाक चाहती थी। रुद्राक्ष ने देखा कि हालांकि रुद्राक्षी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में खुशी का कोई निशान नहीं था। मुस्कुराहट के पीछे एक गहरी बेचैनी थी। रुद्राक्ष को सांस लेने में कुछ तकलीफ महसूस हुई। हम एक साथ नहीं हो सकते। नहीं, हम नहीं हो सकते। रुद्राक्षी ने सीरियस होते हुए उसे दूर धकेल दिया। मैंने पिछली बार कहा था कि मैं केवल एक बार पूछूंगी और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। उसकी बातें सुनकर रुद्राक्ष घबरा गया। रुद्राक्षी, मुझे दूसरा मौका दो। रुद्राक्षी ने उसकी काली काली आंखों में घबराहट का पता लगाया। क्या तुम भूल गई कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हारा हूं? रुद्राक्ष ने पूछा। बेशक वह नहीं भूली थी। मैंने ऐसा तुम्हारी जान बचाने के लिए था। तुम्हें इसके लिए मुझे शुक्रिया कहना चाहिए।
थैंक यू वेरी मच रुद्राक्षी। रुद्राक्ष लगातार बोलता रहा, फिर उसने पूछा, अब क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? शांत सुंदर रुद्राक्ष वंसल एक कमजोर भिखारी की तरह लग रहा था। वह उस तरह का आदमी बन गया था जो धीरे और डरकर बात कर रहा था। रुद्राक्ष ने सभी सवाल सावधानी से पूछे। उसे डर था कि कहीं उसके शब्दों से रुद्राक्षी को गुस्सा न आ जाए। जानबूझकर की गई इस सावधानी से रुद्राक्षी का दिल नर्म हो गया। सच तो यह है कि रुद्राक्षी अपने रिश्ते को जल्द ही ऑफिशियल नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि उसे अभी भी यकीन नहीं था कि यह रुद्राक्षी है या वेकेन, जिसे रुद्राक्ष अपने दिल के सबसे करीब रखता है। बेशक वह वेकेन ही थी। उसे डर था कि वेकेन के लिए रुद्राक्ष की भावनाएं और भी गहरी हो गई हैं, क्योंकि वेकेन ने ही उसकी जान बचाई थी। लेकिन वह उस तरह का प्यार नहीं चाहती थी जो मेहरबानी से आता है। फिलहाल हम तलाक नहीं ले रहे हैं, हम अभी भी इस शादी को जारी रखेंगे, रुद्राक्षी। और उसने आगे बढ़कर रुद्राक्ष की नंगी छाती पर हाथ फेरा। इसके अलावा हम एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलेंगे। रुद्राक्षी ने अपनी फीलिंग्स को बहुत सीरियसली लिया। अगर वह रुद्राक्ष को एक और मौका देने जा रही थी तो वे अब एक दूसरे को बेवकूफ नहीं बना सकते। वह देखना चाहती थी कि क्या उनका ये रिश्ता काम कर सकता है। आखिरकार रुद्राक्ष वही था जिसे वह चाहती थी, और वह जानती थी कि रुद्राक्ष के मन में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। लेकिन उसने सोचा कि उन्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक वे अपने रिश्ते में ईमानदार और एक दूसरे के साथ ओपन नहीं हो जाते। रुद्राक्षी के ये कहते हुए कि वे डिवोर्स नहीं ले रहे हैं सुनकर रुद्राक्ष ने राहत की सांस ली। ठीक है, अब कोई माइंड गेम नहीं। मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार न हो जाओ। इसके साथ ही रुद्राक्ष अपने पैरों पर खड़ा हो गया। रुद्राक्षी, क्या तुम मुझे पहनने के लिए कुछ कपड़े ढूंढ सकती हो? रुद्राक्ष ने अजीब ढंग से पूछा। 10 मिनट बाद रुद्राक्ष को के स्पोर्ट्सवियर पहनाए गए, ये सोचकर कि वह कैसे कपड़े उतारकर कंबल के नीचे छिप गया। रुद्राक्षी लगभग जोर से हंस पड़ी। रुद्राक्षी की मुस्कान देखकर रुद्राक्ष के होंठ आपस में चिपक गए, ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं अब घर जा रहा हूं। अभी रुद्राक्षी ने हैरानी से उसकी ओर देखा। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अगर तुम अभी वापस जाओगे तो फिर भीग जाओगे और तुम्हारा पैर। रुद्राक्षी ने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसने देखा कि वह जितना ज्यादा बोलती थी रुद्राक्ष की मुस्कान उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती थी। रुद्राक्षी, क्या तुम्हें मेरी चिंता है? उसने पूछा। रुद्राक्षी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आकाश को फोन किया, वह मुझे लेने आ रहा है। शैतान की बात की, शैतान हाजिर। जैसे ही रुद्राक्ष ने बात खत्म की, आकाश का फोन आया। शैतान की बात की, शैतान हाजिर। जैसे ही रुद्राक्ष ने बात खत्म की, आकाश का फोन आया। बॉस, मैं आ गया हूं। रुद्राक्ष को अचानक लगा कि आकाश का कॉल इससे बुरे समय में नहीं आ सकता था। ऐसा इसलिए क्योंकि रुद्राक्षी उसे रुकने के लिए कहने वाली थी। ठीक है, इतना कहकर रुद्राक्ष ने फोन काट दिया। उसका चेहरा उदास था, उसकी एक्सप्रेशन कोल्ड थी, मानो उसने एक शांत इम्पोसिंग प्रेसिडेंट की इमेज को फिर से खोज लिया हो। रुद्राक्षी ने छाता लिया और उसके साथ दरवाजे तक गई। रुद्राक्ष ने उसे बाहर अपने पीछे नहीं आने दिया, और जब उसने रुद्राक्षी से छाता लिया तो उसने उसका हाथ छू लिया। तुम बाहर मत आना, बाहर बहुत बारिश हो रही है, मैं नहीं चाहता कि तुम भीगो। रुद्राक्ष की आवाज गहरी और कर्कश थी, और रात के अंधेरे में यह और भी आकर्षक लग रही थी। गो अहेड देन, रुद्राक्षी ने गंभीरता से सिर हिलाते हुए कहा। रुद्राक्ष छाता लेकर दरवाजे से बाहर चला गया, फिर बिना किसी चेतावनी के मुड़ गया। तुमने मुझे दूसरा मौका देने के बारे में जो कहा, तुम उसे वापस तो नहीं लोगी? नहीं, मैं नहीं लूंगी, रुद्राक्षी ने थोड़ी अधीरता अम्पेशेंट के साथ कहा। रुद्राक्ष ने उसे एक ब्राइट स्माइल दी। रुद्राक्षी ने उसे कार में बैठते देखा और वापस अपने कमरे में चली गई। रुद्राक्ष के साथ जो कुछ भी हुआ उसके कारण वह सो नहीं सकी। वह कंप्यूटर के पास गई और गलती से मोटरसाइकिल रेस से जुड़े एक मिशन पर नजर पड़ी। रुद्राक्षी ने काफी समय से मोटरसाइकिल नहीं चलाई थी, इसलिए उसने तुरंत मिशन एक्सेप्ट कर लिया। वेकेन टैलबोट फाइटिंग क्वीन के रूप में रुद्राक्षी की पहचान उजागर होने के बाद उसके पास अब ज्यादा प्राइवेसी नहीं थी। अगले दिन जब वह उठी तो उसके दरवाजे पर रिपोर्टर का जमावड़ा लगा हुआ था। ये रिपोर्टर की भीड़ की आवाज थी जिसने उसे जगाया।
बाहर शोर सुनकर रुद्राक्षी ने देखने के लिए खिड़की खोली। 1 दर्जन से ज्यादा रिपोर्टर्स ने उसके घर को घेर लिया। वीकेंड फाइटिंग क्वीन 3 साल के लिए रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी, लेकिन अब वह एक नेशनल चैंपियन के रूप में रिंग में फिर से दिखाई दी है। हाल ही में देश भर के लोग रुद्राक्षी की कहानी को फॉलो कर रहे हैं। अब उससे जुड़ी कोई भी खबर देश भर में चर्चा का टॉपिक होगी, इसलिए रिपोर्टर सुबह सुबह उसके घर पहुंचे। सामने वाले दरवाजे के बाहर अमरजीत का इंटरव्यू लिया जा रहा था। उनकी एक्सप्रेशन ऐसी थी जो केवल एक प्राउड फादर की ही हो सकती थी। रुद्राक्षी यह सब होते देख हंसी और खिड़की बंद दी। दूसरी तरफ रूपाली की नफरत रुद्राक्षी के लिए बढ़ती ही जा रही थी। रुद्राक्षी के फैंस अब भी उसकी इंटरनेट पर तीखी आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उसने वर्ल्ड चैंपियन का अपमान किया है, ड्रग्स का इस्तेमाल करना अपराध था और अन्य लोगों पर ड्रग्स का आरोप लगाना घोर अपराध था। नेटिजन्स उससे पूरी तरह से निराश थे, यहां तक कि आयशा को भी लगातार रोस्टिंग का शिकार होना पड़ा। ऑनलाइन कमेंट्स पढ़कर रूपाली आग बबूला हो गई और कमरे में भाग गई, लेकिन बीच रास्ते में अपनी दादी से टकराए। ग्लैमरस कपड़े पहने अपनी दादी को देखकर रूपाली को अचानक दुख हुआ। दादी, आपने कहा था कि आप मेरे लिए रुद्राक्षी से बदला लेंगी। मुझे और कितना इंतजार करना होगा? रूपाली के अग्रेसिव लहजे ने पृथ्वी को हैरान कर दिया और उसने अपनी पोती पर कड़ी नजर डाली। आयशा ने भी अपनी बहन की बाह खींची, मानो उससे कह रही हो कि दादी से ऐसे बात न करें, लेकिन रूपाली ने उसे दूर धकेल दिया। पृथ्वी रूपाली से बहुत खुश रहती थी, लेकिन अब वह बहुत निराश थी। उसने अपनी पोती को खूब डांटा। अगर तुमने वे बेवकूफ़ी भरे काम नहीं किए होते तो क्या मुझे अब भी अपनी प्लान्स में देरी करनी पड़ती? मैंने कौन सी बेवकूफ़ भरी हरकतें की हैं? मुझे ड्रग्स के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद बहुत समय बीत चुका है। उस समय आपने कहा था कि आप रुद्राक्षी को सबक सिखाएंगी। आपने कहा था कि आप मेरा बदला लेंगी। रूपाली पृथ्वी पर चिल्लाए। रूपाली हमेशा एक आज्ञाकारी बच्ची रही है। उसने पहले कभी अपनी दादी से इस टोन में बात नहीं की थी। पृथ्वी गुस्सा हो गई। वहां लोग ये कहते हुए पागल हो रहे हैं कि हमारा परिवार अपमानजनक है और यह सब तुमने जो किया है उसके कारण है। मैंने क्या किया? ओह, आप कहना चाहती है कि मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल कैसे किया? भी अच्छी दादी, मेरी प्यारी दादी आप ही थीं जिन्होंने मुझे इंजेक्शन लगवाया था। रूपाली पहले ही सब कुछ खो चुकी थी, जिसने उसके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बढ़ावा दिया। उद्धरण चिन्ह। रूपाली अब कुछ भी अच्छा नहीं सोच रही थी। जितना ज्यादा वह इसके बारे में सोचती थी, उतना ही ज्यादा वह पृथ्वी को दोषी ठहराती थी और उसके दिल में नफरत की ज्वाला जलती थी। आपने कहा था कि आप बदला लेना चाहती हैं, लेकिन इतने समय के बाद भी आपने एक उंगली भी नहीं उठाई है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस दिन मुझे चोट लगी थी, आलोक ने हमें बताया था कि रुद्राक्षी वर्ल्ड चैंपियन वीकेंड है? यह मत सोचो कि मैं नहीं जानती कि आप क्या साजिश रच रही है। रूपाली को यकीन था कि पृथ्वी रुद्राक्षी को खुश करना चाहती थी। अब जब रूपाली बदनाम गई थी, तो पृथ्वी रुद्राक्षी को वापस पाना चाहती थी और परिवार की रेपुटेशन को बहाल करने के लिए रुद्राक्षी का इस्तेमाल करना चाहती थी। पृथ्वी जरूर इस पर विचार कर रही थी, लेकिन फिर भी वह किसी और को इसके बारे बोलने की इजाजत नहीं देती थी, खासकर अगर वह पोती थी जिसे वह सबसे प्यार करती थी। जितना ज्यादा रूपाली बोलती थी, उतना ही पृथ्वी का चेहरा गुस्से से खराब हो जाता था। ये देखकर कि रूपाली ने धीमा होने का कोई संकेत नहीं दिखाया, पृथ्वी उसके पास पहुंची और अपनी पोती के चेहरे पर इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वह फर्श पर गिर गई। ईविल्स कम। रूपाली, दीदी, मंजा और आयशा रूपाली को उसके पैरों पर खड़ा करने के लिए दौड़े। उसकी बेटी को थप्पड़ मारा गया था, इसलिए मंजा परेशान थी। मोम, रूपाली सही बोल रही थी। मैं भी ये पूछना चाहती हूँ कि आप राजेंद्र को शर्मा कॉरपोरेशन वापस लेने में कब मदद करेगी? हाल ही में मंजा पहले से कहीं ज्यादा दुख महसूस कर रही थी। ब्रांडेड बैग खरीदना भूल जाए, यहां तक कि ब्यूटी सैलून भी नहीं जा सकती थी। वह इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि उसके कार्ड पर सफिशिएंट पैसे हैं या नहीं। इस बीच सुरभि हर दिन रानी की तरह रहती और खाती थी। कुछ दिन पहले उसने अपने सोशल सर्किल में एक महिला को ये कहते सुना कि अमरजीत ने सुरभि को नीलामी में 3 करोड़ का हार खरीदा है। उसकी पहली वाइफ वापस आ गई।
दोनों शर्मा परिवार की बहू है तो वह क्यों पीड़ित थी, जबकि सुरभि को वह सब कुछ मिल गया जो वह चाहती थी। मंजा ने पृथ्वी से जो सवाल पूछा, उसका मेन पर्पस उसकी सास को गुस्सा दिलाना था। अब आप हमारे खिलाफ हैं। आपने हम में से हर एक से मुंह मोड़ लिया है। चून की चीजें पहले से ही कंट्रोल से बाहर थीं। मंजा को अब कोई डर नहीं था। माँ, यह मत भूलो कि राजेंद्र आपका असली बेटा है। क्या आप सचमुच ये देखकर खुश हो सकती है कि अमरजीत का परिवार हमसे आगे निकल गया है? इन शब्दों पर पृथ्वी के एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तुम्हें बोलने के लिए किसने कहा? इस स्टेज पर क्या चुप रहने और बोलने में कोई अंतर है? अपना चेहरा थपथपाते हुए रूपाली खड़ी हो गई। उसने सीधे पृथ्वी की कोल्ड आंखों में देखा। रुद्राक्षी आपसे उतनी ही नफरत करती है जितनी वह मुझसे करती है। आप भी जानती हैं, और मैं भी जानती हूं, कि उसके साथ जबरदस्ती करना आसान नहीं है। रूपाली ने कड़वी हंसी छोड़ी। या क्या आप भूल गए कि रुद्राक्षी ने आपको कितनी बार मारा था? पृथ्वी का चेहरा गुस्से से हरा हो गया था, और उसकी छाती तेजी से ऊपर और नीचे गिर रही थी। लेकिन वह जानती थी कि एक चीज थी जिसके बारे में रूपाली सही थी, शहर से बाहर और अपने परिवार से दूर पली बड़ी लड़की को आसानी से नहीं जीता जा सकता था। दादी, चलो इन सभी कठोर शब्दों से मूव ऑन करें। अभी हमारा परिवार अलग अलग ग्रुप्स में बंटा हुआ है। हमारे ग्रुप में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो रिंग में लड़ सके। लेकिन फिर भी स्टार फाइटर्स होने की तुलना शर्मा कॉर्पोरेशन के मालिक होने से नहीं की जा सकती। बस इसके बारे में सोचो। हमारे और अंकल अमरजीत के परिवार के बीच अनबन के बाद क्या शहर का कोई सोशलाइट हमारे साथ पहले जैसा व्यवहार करेगा? रूपाली को अब समझ आ गया कि चूंकि वह एक फाइटर नहीं बन सकती, इसलिए उसे अपनी जेब में पैसे डालने का कोई रास्ता खोजना होगा। उसे शर्मा कॉर्पोरेशन की जरूरत थी। रूपाली ने जो कहा उसके बावजूद पृथ्वी को फैसला लेने की कोई जल्दी नहीं थी। रूपाली के पास एक वैलिड पॉइंट था, लेकिन रुकिए, पृथ्वी यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई उसे अपमानित करे, चाहे वह उसके परिवार का कोई व्यक्ति ही क्यों न हो, और चाहे वह उसकी प्यारी पोती ही क्यों न हो। उसका चेहरा पत्थर की तरह कठोर हो गया, और उसने अपनी नौकरानी सरिता से कहा, सरिता, रूपाली की हालत अच्छी नहीं लग रही है। उसे आराम करने के लिए उसके कमरे में वापस ले जाओ भी, और मेरी इजाजत के बिना उसे बाहर मत निकलने देना। सरिता रूपाली के पास गई और बोली, रूपाली प्लीज मेरे साथ आओ। रूपाली ने अपनी दादी की ओर देखा, जो उसे तिरस्कार से देख रही थी। उसने सोचा इस संसार में दूसरों पर भरोसा करना बेकार था। कड़वी सच्चाई यह है कि आप केवल अपने लिए पैसा और पावर हासिल करके ही सफल हो सकते हैं। रूपाली को उसके कमरे में बंद करने के बाद पृथ्वी ने मंजा और आयशा के घर से बाहर निकलने पर भी बैन लगा दिया। जहां तक पृथ्वी की बात है, उसने शानदार कपड़े पहने हुए थे और चेहरे पर एक मुस्कान के साथ दरवाजे से बाहर चली गई। वह एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी। रुद्राक्षी की दादी के रूप में मुझे खुशी है कि उसने नेशनल चैंपियनशिप जीती। यह एक अचीवमेंट है जिस पर पूरा शर्मा परिवार गर्व कर सकता है। रिपोर्टर के सवालों का जवाब देते हुए पृथ्वी ने अपने लेटेस्ट गोल को अंजाम देने के लिए अपनी पोस्चर को एडजस्ट किया। वह काइंड ओल्डेमर की तरह जेंटल टोन में बोली। उसने रिपोर्टर को भी अपने बैकयार्ड में इनवाइट किया जहां उसने उन्हें चाय परोसी। एक रिपोर्टर ने दूसरा सवाल पूछा, शर्मा फैमिली एक कॉम्बैट फैमिली है। मैंने कभी नहीं सोचा था एमबी कि आप इतनी महान यंग फाइटर को खड़ा करेगी। मैं इस बात पर बहुत क्यूरियस हूं कि क्या आप रुद्राक्षी की पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत के बारे में जानती हैं? और अगर आपको पता है तो आपने इसे जनता से क्यों छिपाया? पृथ्वी ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ रिपोर्टर की ओर देखा। मैं रुद्राक्षी की दादी हूं। बेशक मैं हमेशा से जानती थी कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। हमने इसे इतने समय तक छिपाकर क्यों रखा? पृथ्वी की मुस्कान उसे शांत और फ्रेंडली बना रही थी, और उसने आगे कहा, रुद्राक्षी उस समय केवल 15 वर्ष की थी और बहुत मजबूत दिमाग वाली लड़की थी। उसने कहा कि वह हमारे परिवार की छाया से बाहर निकलना चाहती है और अपना नाम बनाना चाहती है। रिपोर्टर्स ने सवाल दागना जारी रखा। बाद में जब रुद्राक्षी ने इंटरव्यू वीडियो ऑनलाइन देखा तो उसने पृथ्वी के बेशर्मी की तारीफ की। चारू उसके पास बैठकर देखती रही। उसने अपनी आंखें घुमा ली। वाह, दादी तो बिल्कुल बेशर्म है।
रुद्राक्षी ने अपनी बहन की ओर देखा और मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाया। वह है। रुद्राक्षी यह नहीं भूली थी कि पृथ्वी ने उसके परिवार को मारने के लिए एक हत्यारे को काम पर रखा था। उसने एल को हत्यारे पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन उसे हैरानी हुई कि पृथ्वी मिशन को पूरा करने में देरी करती रही। अब इंटरव्यू में पृथ्वी की बेशर्मी देखने के बाद रुद्राक्षी को समझ आने लगा था कि ऐसा क्यों है। तो वह यही योजना बना रही थी। रुद्राक्षी जानती थी कि उसे क्या करने की जरूरत है। उस दोपहर उसने पहली बार ट्विटर अकाउंट बनाया। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद उसने तुरंत अपना स्टेटस अपडेट किया। रुद्राक्षी ने पृथ्वी के इंटरव्यू के वीडियो का एक लिंक पोस्ट किया, जिसमें नीचे कुछ शब्द शामिल हैं। जिस पल मुझे उनके घर से निकाला किया गया, मैंने पृथ्वी और पृथ्वा को अपना दादा दादी मानना बंद कर दिया। पृथ्वी जो मुझे कचरा कहती थी, वे वो नहीं थी जिसने मुझे पाला था। उद्धरण चिन्ह। इसे पोस्ट करने के बाद रुद्राक्षी ने अपना ब्राउज़र बंद कर दिया। रुद्राक्षी अभी भी पब्लिक स्पॉटलाइट में थी, इसलिए लोगों को उसका नया पेज ढूंढने में देर नहीं लगी। वेरीफाइड बैज देखकर रुद्राक्षी के फैंस खुशी से झूम उठे। वाह, वेकेन आखिरकार ट्विटर पर है। सभी फैंस ने अपने दोस्तों को बताया और 1 घंटे के भीतर यह खबर सामने आई कि रुद्राक्षी के ट्विटर पेज पर पहले से ही 10,000 से ज्यादा लाइक्स थे। रुद्राक्षी की पोस्ट का टेक्स्ट पढ़ने और लिंक पर वीडियो देखने के बाद सभी यूजर्स चुप हो गए। इस सब का क्या मतलब है? ये साफ था कि रुद्राक्षी की पृथ्वी और पृथ्वा से नहीं बनती थी। जब उस सुबह पृथ्वी का इंटरव्यू सामने आया, तो हर कोई पृथ्वी की तारीफ कर रहा था और कह रहा था कि वह एक फ्रेंडली, अच्छे नेचर वाली महिला थी। पृथ्वी सभी की वाहवाही लूटने में सफल रही, लेकिन रुद्राक्षी ने जैसे ही यह सब देखा, उसने तुरंत हरकत की। और अब रुद्राक्षी क्या कर रही थी? उसने अपनी दादी को दादी के बजाय पृथ्वी कहा था। देश के लोगों ने बुजुर्गों के सम्मान को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। जैसे ही रुद्राक्षी ने वह ट्वीट पोस्ट किया, कुछ लोगों ने उसे कोसना शुरू कर दिया। कुछ कमेंट्स इस तरह थीं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी हैं, आप एक वर्ल्ड चैंपियन हैं, तो क्या अपनी दादी के साथ इस तरह का व्यवहार करना ठीक है? आप बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर में सुधार की जरूरत है। मैंने आज सुबह इंटरव्यू देखा। ओल्ड लेडी बहुत काइंड थी। जब उन्होंने तुम्हारा जिक्र किया, तो उन्हें गर्व हुआ। तुम अपनी ही दादी को अपना दुश्मन क्यों मानती हो? इतनी छोटी सोच वाली मत बनो। वे अभी भी तुम्हारे दादा दादी हैं। वर्ल्ड चैंपियन खिताब का अपमान मत करो। मैं अभी तुम्हारा फैन बना था और तुमने पहले ही मुझे निराश कर दिया। जब रुद्राक्षी के फैंस ने लोगों की कमेंट्स पढ़ी, तो वे गुस्सा हो गए और जवाबी हमला करना शुरू कर दिया। शर्मा कॉर्पोरेशन में आकाश ने अपने फोन पर न्यूज़ पढ़ी और करेंट हॉट टॉपिक देखा। उसने इसे रुद्राक्ष को दिखाया और कहा, बॉस, इसे देखो। अपना काम रोककर रुद्राक्ष ने वीडियो पर क्लिक कर दिया और लोगों की कमेंट्स पढ़ी। गुस्से में रुद्राक्ष ने आकाश की ओर फोन फेंका। आकाश ने तुरंत ध्यान से अपना फोन पकड़ लिया। रुद्राक्षी की दादी और मिस्टर गौर के बीच हुए समझौते का खुलासा हर सोशल साइट्स पर करो। आकाश तुरंत समझ गया कि रुद्राक्ष रुद्राक्षी की मदद कर रहा था। उसने पूछा, बॉस, क्या आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है? रुद्राक्ष ने जवाब दिया। आकाश ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैं इसे तुरंत करूंगा। रुद्राक्ष ने फोन उठाया और रुद्राक्षी को मैसेज भेजा, क्या आज रात तुम्हारे पास समय है? मैसेज का रिप्लाई तुरंत आ गया, नहीं। मैसेज देखकर रुद्राक्ष ने तुरंत आईब्रो सिकोड़ ली और रुद्राक्षी का नंबर डायल किया। जब कॉल कनेक्ट हुई, तो एक आदमी ने गहरी आवाज में जवाब दिया, हेलो। रुद्राक्ष को अंदाजा था कि लाइन के दूसरे छोर पर आवाज किसकी थी। ये के था। के और के रिश्ते के बारे में सोचते सोचते रुद्राक्ष की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगर मुझे ठीक से याद है, तो यह मेरी वाइफ का फोन है। क्या मैं पूछ सकता हूं कि कौन बोल रहा है? जैसे ही रुद्राक्ष बोला, वो खिड़की के पास गया। उसने उंगलियों से टाई खींची। के हंसा, वह अभी अवेलेबल नहीं है। क्या उसने तुमसे फोन का जवाब देने के लिए कहा था? रुद्राक्ष ने बर्फीले टोन में कहा, अगर नहीं, तो प्लीज मेरी वाइफ को फोन दो। एक अच्छा इंसान बिना इजाजत के किसी का फोन नहीं उठाता। तुम्हारी शादी नकली है ना? रुद्राक्षी पर नजर डालते हुए, जो दूसरी मंजिल पर एल से बात कर रही थी।
किंग ने अपना रेड वाइन का गिलास उठाया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ कहा, उसे अपनी वाइफ मत कहो। तुम दोनों जो कर रहे हो वह सब दिखावा है। किंग ने रुद्राक्ष के जवाब का इंतजार किए बिना फोन काट दिया। उसने कई बार फोन पर क्लिक किया और फिर अपने दाहिने हाथ से अपनी गोद में रखे लैपटॉप को चलाया। फोन के सभी रिकॉर्ड तुरंत गायब हो गए। रुद्राक्ष ने दोबारा फोन किया, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। जब आकाश उसके पास आया तो रुद्राक्ष गुस्सा हो गया। बॉस, क्या मुझे इस महीने बोनस मिलेगा? रुद्राक्ष मुड़ा, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। आकाश तुरंत झेप गया और कहा, कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। क्या ये रेसोल्व हो चुका है? रुद्राक्ष ने कोल्ड टोन में पूछा। आकाश दरवाजे से पीछे हट गया और धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अब भी उस पर काम कर रहा हूं। आकाश ने सोचा कि उसने रुद्राक्ष को ये याद दिलाकर अच्छा किया कि रुद्राक्षी वीकेंड थी। उसने सोचा कि ट्विटर पर समस्या को सुलझाने से पहले वह अपने बोनस के बारे में पूछ सकता है। क्या तुम इतनी छोटी सी समस्या भी नहीं सुलझा सकते? आकाश को रुद्राक्ष की आवाज से उसके गुस्से का पता चल गया था। इसलिए सिचुएशन से बचने के लिए उसने अपने बॉस की चापलूसी करने का फैसला किया। बॉस, क्या आपका पैर ठीक हो गया है? गेट आउट, रुद्राक्ष गुस्से से चिल्लाया। आकाश ने राहत की सांस ली और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। एक सेकंड बाद उसने चुपचाप धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। बॉस, क्या आप मेरा बोनस काटेंगे? अचानक से सामान गिरने की आवाज आ रही थी। आकाश ने ठीक समय पर दरवाजा बंद कर दिया, इससे पहले कि कोई फाइल उस पर फेंकी जाती। बैंग! 1 मिनट से भी कम समय में रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को 10 बार मैसेज भेजा, लेकिन हर बार उसे कोई जवाब नहीं मिला। ऑफिस में उमस भरा माहौल फैल गया। जब भी आकाश कोई फाइल सौंपने की कोशिश करता, तो वह अंदर जाने से डरता था। रुद्राक्ष गुस्सा था, कोल्ड टकटकी से फोन की ओर देख रहा था और रुद्राक्षी के जवाब का इंतजार कर रहा था। हालांकि वह लंबे समय से रुद्राक्षी के साथ नहीं था, लेकिन वह उसे अच्छी तरह से जानता था। एक बार जब रुद्राक्षी उनके रिश्ते को मौका देने के लिए सहमत हो गई, तो वह उसे धोखा नहीं देगी। लेकिन रुद्राक्ष उदास और कंफ्यूज था। एल के साथ बात खत्म करने के बाद रुद्राक्षी नीचे लिविंग रूम में चली गई। उसने किंग को अपने लैपटॉप पर काम करते देखा और देखा कि उसका फोन उस जगह पर नहीं है, यहाँ वो पहले था। क्या तुमने मेरा फोन छुआ? रुद्राक्षी ने पूछा। चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ किंग ने धीरे से ऊपर देखा। हाँ, जब तुम और एल बात कर रहे थे, तो तुम्हारे हस्बैंड ने फोन किया था, इसलिए मैंने जवाब दिया। रुद्राक्ष! इतना कहकर रुद्राक्षी ने फोन उठाया। क्या मैंने उसे नहीं बताया था कि मैं बिजी हूं? उसने दोबारा फोन क्यों किया? तुमने उससे क्या कहा? किंग के व्यवहार से रुद्राक्षी थोड़ी नाराज हुई। मेरे फोन को दोबारा मत छूना। ये सुनकर किंग के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी कम हो गई। क्या हम हमेशा फोन का जवाब देने में एक दूसरे की मदद नहीं करते? तुम अचानक इसकी परवाह क्यों करने लगी? रुद्राक्षी ने फोन उठाया और अपना लहजा थोड़ा नर्म किया। लेकिन यह मेरे परिवार के लिए मेरा प्राइवेट फोन है, काम के लिए नहीं। प्लीज अगली बार जवाब न दे। यह सुनकर किंग ने अपने होंठ भींचे और कहा, परिवार? क्या तुम उसे परिवार मानती हो? अभी तक नहीं। रुद्राक्षी ने उससे सच छुपाने की कोशिश नहीं की। मैं अभी भी इसके बारे में सोच रही हूँ। मैं तुम्हें घर छोड़ता हूँ, किंग ने कहा। नो थैंक्स, मैं खुद गाड़ी चला सकती हूँ। रुद्राक्षी ने अपना फोन उठाया और देखा कि रुद्राक्ष ने ढेर सारे टेक्स्ट मैसेज भेजे थे। अभी तुम कहाँ हो? वह आदमी जिसने अभी फोन का जवाब दिया, वह कौन था? रुद्राक्षी, क्या मैं तुम्हें ले आऊं? 1 दर्जन मैसेज में से आखिरी में रुद्राक्ष ने कहा, मेरे पैर में चोट लगी है। क्या तुम मुझे कुछ दवा ला सकती हो? मैसेज को ध्यान से पढ़कर रुद्राक्षी अचानक जोर से हंस पड़ी। लेकिन उसके मैसेज से क्लियर था कि वो उस पर शक कर रहा है। रुद्राक्षी उसे कॉल करने ही वाली थी कि तभी उसने ट्विटर पर एक नोटिफिकेशन देखा। दोपहर में अपने पोस्ट किए गए ट्वीट के बारे में सोचते हुए रुद्राक्षी ने तुरंत उस पर क्लिक कर दिया। कमेंट सेक्शन में आलोचना करने वालों और इसका बचाव करने वालों के बीच तीखी झड़पें हुई। ट्विटर पर ए मैन हु विल यूज हिज बोनस नाम वाले आदमी ने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पोस्ट किया था। इसका टाइटल था, देखें रुद्राक्षी की आलोचना करने से पहले शर्मा परिवार ने क्या किया। रुद्राक्षी ने लिंक पर क्लिक किया और उसे ध्यान से पढ़ा। लिंक में पृथ्वी और मिस्टर गौर के बीच सभी बातों का खुलासा हुआ।
मिस्टर गौर नेशनल कंपटीशन के लिए जिम्मेदार लोगों में से एक था। बातों से पता चलता है कि पृथ्वी ने रुद्राक्षी के खिलाफ रूपाली और आयशा से मुकाबला कराने की अरेंजमेंट की थी। ये भी पता चला कि राजेंद्र ने आलोक से रूपाली को सिखाने के लिए कहा था। इसने रूपाली के इलीगल ड्रग्स के इस्तेमाल के सभी सबूत भी उजागर कर दिए। सबूतों के सभी टुकड़े लोगों के लिए सच्चाई जानने के लिए काफी थे। कभी कभी नेटिजन्स शर्लक होम्स से बेहतर जासूस होते थे। एक बार जब उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए, उन्हें तुरंत सारी कहानी समझ आ गई। जैसे ही ये खबर सामने आए हर कोई पागल हो गया। कमेंट्स में कहा गया, दैट वॉज डिस्गस्टिंग। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जो व्यक्ति इतना अच्छा दिखता है वह इतना बुरा होगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो रूपाली को इल्लीगल ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने का विचार पृथ्वी का था क्योंकि वह बॉस थी। मुझे रूपाली के लिए अफसोस है। इसके बाद ये खबर सामने आई कि पृथ्वी और उसका पति पृथ्वा अपने बेटे अमरजीत से प्यार नहीं करते थे और हमेशा पक्षपात करते थे। उन्हें ये भी पता चला कि सुरभि और चारू तभी अपने परिवार से अलग हो गए और पृथ्वी ने सुरभि और अमरजीत के रिश्ते को बहुत खराब करने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका रिश्ता टूट गया। पृथ्वी के जन्मदिन का वीडियो भी जारी किया गया। वीडियो में चारू और रुद्राक्षी पृथ्वी को गिफ्ट दिए। हालांकि पृथ्वी ने उन्हें क्रिटिसाइज किया और कहा कि वे उनके बाप की तरह निकम्मे हैं, क्योंकि वह परिवार के लिए गौरव नहीं जीत सके, इसलिए वे पृथ्वी की नज़रों में निकम्मे थे। एक बार जब ये खबर सामने आई तो किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि रुद्राक्षी एक अच्छी बेटी नहीं थी। वह इतने भयानक ओल्ड कपल की पोती कैसे हो सकती है। रुद्राक्षी के फैंस के पास आखिरकार उससे फिर से सपोर्ट देने के लिए कुछ था, इसलिए उन्होंने कमेंट सेक्शन में बाढ़ ला दी। अब सभी नफरत करने वाले कहाँ हैं? अगर तुम लोगों के ऐसे दादा दादी होंगे तो कैसा लगेगा? ओह गॉड, ये पहली बार है जब मैंने उसके जैसी दादी देखी है। तो क्या उसके पोता पोती बेकार है क्योंकि वे लड़ने में अच्छी नहीं है? अगर दूसरे ऐसा कहते हैं तो कोई परवाह नहीं करता है, लेकिन ये शब्द खुद उनकी दादा दादी से आ रहे हैं। वे अपनी ही पोता पोती से ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमने हमेशा देखा है दादा दादी अपने खुद के बच्चों से ज्यादा अपने पोता पोती को प्यार करते हैं, लेकिन ये किस तरह के दादा दादी है जो इतने पक्षपाती है? पृथ्वी और पृथ्वा के दो बेटे हैं। एक हैं शर्मा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अमरजीत शर्मा और दूसरे मेडिकल फील्ड में रह चुके और कॉम्बैट एसोसिएशन के मेंबर राजेंद्र शर्मा। मैंने सुना है कि अमरजीत अपने पेरेंट्स के साथ साथ राजेंद्र और उसके परिवार को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। जैसे ही यह कमेंट पोस्ट की गई, इसने कमेंट सेक्शन में एक और हंगामा खड़ा कर दिया। रियली नो वे, यह उनका बहुत घटिया लेवल है। वे उनके पैसे का इस्तेमाल करते हुए उनके बच्चों को बेकार कैसे कह सकते हैं? शहर के अपर सर्कल में हर कोई जानता है कि पृथ्वी और पृथ्वा दोनों अमरजीत की तुलना में राजेंद्र और उसके परिवार को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि शर्मा कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को भी निकम्मा कहा जाएगा। तो मुझे लगता है कि पृथ्वी और पृथ्वा की नज़रों में हम जैसे लोग वैसे भी सांस लेने के लायक नहीं हैं। उसके बाद की सभी कमेंट्स में पृथ्वा और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाया गया, क्योंकि अगर अमरजीत जैसा एक्सीलेंट व्यक्ति निकम्मा था तो खुद इंटरनेट यूजर के बारे में क्या? कुछ कमेंट्स पढ़ने के बाद रुद्राक्षी रुक गईं। उसने मन ही मन सोचा, बहुत बढ़िया, चलो इसे सनसनीखेज बनाते हैं, इस घोटाले को और भी बढ़ने दो। उसे यकीन था कि पृथ्वी ज्यादा देर तक आलोचना नहीं झेल पाएंगी। जितनी जल्दी पृथ्वी कोई कदम उठाएगी उतनी ही जल्दी वह उन सभी को जेल भेज सकेगी। जैसे जैसे उसने कमेंट्स को ज्यादा ध्यान से पढ़ा, उसे एहसास हुआ कि ये लोग बहुत कुछ जानते थे, खासतौर पर ए मैन हु विल लूज हिज बोनस यूजरनेम का व्यक्ति। रुद्राक्षी ने मन ही मन उसका नाम बुदबुदाया। कार में बैठने के बाद उसने यूजर की आईपी एड्रेस से सारी डिटेल्स निकाली। यूजर नेम ए मैन हु विल लूज हिज बोनस सिर्फ एक बोट अकाउंट था। ट्वीट का मैन अकाउंट यूजर नेम प्रेसिडेंट वंसल लिटिल साइडकिक था। ये यूजरनेम बहुत क्लियर था। रुद्राक्षी समझ गई कि यह रुद्राक्ष ही था जिसने अपने लोगों से उसके लिए ये पोस्ट करवाई। उसने फोन उठाया और रुद्राक्ष को फोन किया, जिसने कुछ ही सेकंड में जवाब दिया। रुद्राक्षी, तुम कहाँ हो? रुद्राक्षी एक पल के लिए दंग रह गई और वह उसकी टोन में चिंता सुन सकती थी। मैं अपने दोस्त के घर पर हूँ।
और वापस घर जाने वाला हूँ। तुमने मुझे क्यों कॉल किया था? रुद्राक्षी की आवाज सुनकर वह अब उतना उदास नहीं लग रहा था। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार फोन किया था। क्या रुद्राक्ष ने उसे कई बार फोन किया? रुद्राक्षी ने आईब्रो सिकोड़ ली। उसने सोचा कि ठीक है, ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रही हूँ। जैसे ही रुद्राक्षी ने फोन बंद किया, रुद्राक्ष ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। रुद्राक्षी ने आईब्रो सिकोड़ ली। उसने सोचा कि रुद्राक्ष ने केवल एक बार फोन किया है। वेट अ मिनट। उसने फोन होल्ड पर रख दिया और अपने द्वारा इंस्टॉल किए गए एप्लीकेशन प्रोग्राम से जांच की, जिसमें पता चला 10 मिनट पहले किसी ने कंप्यूटर से उसका फोन हैक कर लिया और रुद्राक्ष की कॉल को ब्लॉक कर दिया। किंग वही था जिसने 10 मिनट पहले उसका फोन उठाया था। रुद्राक्षी को तुरंत पता चल गया कि क्या हो रहा है। रुद्राक्षी, क्या तुम अभी भी वहां हो? रुद्राक्ष ने पूछा। रुद्राक्षी ने जवाब दिया, हाँ, मैं अभी भी यहीं हूँ। यह मेरा दोस्त था जिसने अभी फोन का जवाब दिया था। तो क्या तुम्हारे पैर में दर्द है? मुझे कौन सी पेनकिलर खरीदना है? रुद्राक्षी की आवाज सॉफ्ट थी और लहजा जेंटल लग रहा था। रुद्राक्ष के कानों में उसकी शांत, मंत्रमुग्ध आवाज किसी पेनकिलर से कम नहीं थी। ये जानने के बाद कि क्या खरीदना है, रुद्राक्षी ने पूछा, तुम कहाँ हो? क्या तुम घर आ गए हो या तुम अभी भी हॉस्पिटल में हो? मैं ऑफिस में हूँ। क्या तुम इस समय भी ओवरटाइम काम कर रहे हो? रुद्राक्ष ने उस लैपटॉप की ओर देखा जो पहले ही बंद कर दिया गया था। उसने इसे धीरे धीरे चालू किया और कुछ डॉक्यूमेंट्स खोले जिससे रुद्राक्षी को लगे कि वो काम कर रहा था। फिर उसने शांति से कहा, हाँ, मेरा अभी भी कुछ काम अधूरा है। ठीक है, ऑफिस में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रही हूँ। जैसे ही रुद्राक्षी ने फोन बंद किया, रुद्राक्ष ने उसे अपने ऑफिस की डायरेक्शन और फ्लो बताने के लिए मैसेज भेजा। लेकिन क्या आप पहले से ही शादीशुदा नहीं हो? आप अब भी उससे मुझे बताओ कि एक महिला को कैसे प्यार किया जाता है। रुद्राक्ष ने उसे बीच में टोका। शौर्य उलझन में था, क्योंकि उसने पहले कभी लड़कियों से प्यार नहीं किया था। 1 मिनट रुकें, मैं आपको बाद में ईमेल करूंगा। ठीक है। और फिर रुद्राक्ष ने फोन रख दिया। उसके बाद शौर्य ने बहुत तेजी से कीबोर्ड पर टाइप किया और वुमन कोटिंग के बारे में सभी रिजल्ट एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल किए और उसे रुद्राक्ष को भेज दिया। ईमेल रिसीव करने के बाद रुद्राक्ष ने 1 कप कॉफी पी और वुमन कोटिंग सो कॉल्ड ब्लूप्रिंट के बारे में ठीक से पढ़ा। जब शौर्य महिलाओं को प्यार करने के तरीके पर वेब पर रिसर्च कर रहा था, तो उसने ये भी नहीं देखा कि उसने क्या भेजा है। उसने बस इतना किया कि उसे मिले सभी जवाब की कॉपी किया और उन्हें एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल किया, जिसका रिजल्ट ये निकलना रुद्राक्ष द्वारा पढ़ी गई एक वुमन कोटिंग का पहला पॉइंट ये था। 1. महिलाएं सभी तेज तर्रार, कोमल दिल वाली होती हैं। सुनो यार, अगर तुम्हें प्यारे हो तो कुछ मत कहो और बस उसे किस कर लो। अगर वह विरोध नहीं करती है, तो तुम आगे बढ़ सकते हो और उसे बिस्तर पर ले जा सकते हो। लेकिन अगर तुम बदसूरत हो, तो मेरी कही हर बात को नजरअंदाज करो और परेशान मत हो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हारा हमेशा सिंगल कम्युनिटी में वेलकम है। ये पढ़ने के बाद रुद्राक्ष ने अपना फोन निकाला और कैमरे में खुद को देखा। क्या मैं अच्छा दिखता हूँ? वह सोचने लगा। उसने एक सेल्फी खींची और रुद्राक्षी को भेज दी। टेक्स्ट मैसेज में लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि मैं हैंडसम हूँ? जब रुद्राक्षी को मैसेज मिला, तब वो वेब सर्फिंग कर रही थी। उसने रुद्राक्ष का मैसेज पढ़ा और फोटो देखा। वह बिल्कुल समझ नहीं पाई कि वह क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत हैंडसम हो। तुम बहुत हैंडसम हो। उन शब्दों ने रुद्राक्ष का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। उसने फिर लैपटॉप पर वुमन कोटिंग डॉक्यूमेंट के पहले पॉइंट को देखा और उसकी नज़र किस शब्दों पर टिकी थी। जहां तक उसे याद है, रुद्राक्षी को उसे किस करके बहुत मजा आ रहा था। हालांकि उसके पास तब कारण थे, लेकिन ये सच था कि रुद्राक्षी को उसे किस करना पसंद था। अगले दिन क्या करना है, इसके बारे में सोचते हुए रुद्राक्ष ने रुद्राक्षी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा, क्या तुम कल फ्री हो? रुद्राक्षी ने तुरंत जवाब दिया, मैं फ्री नहीं हूँ। ये सच था क्योंकि उसे एल के साथ काम करना था, क्योंकि उसने मिशन एक्सेप्ट कर लिया था। इसके अलावा ट्विटर पर पृथ्वी के साथ अनबन के बाद उसे यकीन था कि पृथ्वी कोई कदम उठाने वाली थी। रुद्राक्ष उसके सीधे जवाब से हैरान रह गया। तो परसों कैसा रहेगा?
इस समय तक रुद्राक्षी नहाने चली गई थी और उसने रुद्राक्ष को कोई जवाब नहीं दिया था। नहाने के बाद वह सीधे बेड पर चली गई। किसी भी बात से अनजान रुद्राक्ष अपने ऑफिस में बैठ गया और उसके जवाब के लिए 1 घंटे से ज्यादा समय तक इंतजार करता रहा। वह फिर से लैपटॉप स्क्रीन पर गया। पहले पॉइंट को बार बार ध्यान से पढ़ने के बाद उसने शौर्य के पेरेंट्स को फोन किया और उन्हें इस महीने के लिए शौर्य के मंथली अलाउंस को दुगना देने के लिए कहा। मोम, देखो कैसे रुद्राक्षी ने हमारे परिवार की रेपुटेशन को धूमिल किया। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ कि वह लगातार आपके खिलाफ जा रही है। अब वह इंटरनेट पर भी आपसे आगे निकल गई है। देखिए, वहां हर कोई कह रहा है कि आप पाखंडी हैं और पक्षपाती हैं। मंजा थोड़ी देर पहले टहलने के लिए बाहर गई थी और खराब मूड में घर आई। पृथ्वी ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। इस बार उसने अपनी बहू का खंडन नहीं किया। उसने उस बेवकूफ रुद्राक्षी से ऐसी चरम सीमा तक जाने की उम्मीद नहीं की थी। मुझे फोन दो, पृथ्वी ने गुस्से में मांग की। उसके बगल में राजेंद्र ने जल्दी से पृथ्वी को फोन सौंप दिया। मोम, क्या आप अमरजीत को कॉल करेगी? तंग जेब वाले दौर से गुजरने के बाद राजेंद्र मरने की कगार पर था। शर्मा कॉर्पोरेशन पर कब्जा करने का उसका दृढ़ संकल्प और भी तेज हो गया। क्यों? पृथ्वी ने फोन पर बेरुखी से अमरजीत से सवाल किया। क्या तुमने हाल ही में अफवाहों के बारे में सुना है? इंटरनेट पर पड़ी गई खबरों के बारे में सोचकर अमरजीत को अपनी मां पर बेहद निराशा हुई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और पूछा, अफवाहों से आपका क्या मतलब है? देखो, तुम्हारी बेटी ने इंटरनेट पर हमारे परिवार के बारे में कितनी गंदी बातें फैलाई। पृथ्वी फोन पर चिल्लाए। उसका मानना था कि रुद्राक्षी ही वह शख्स है जिसने उनके बारे में सारी बुरी बातें इंटरनेट पर उजागर की। रुद्राक्षी ने उन्हें अपमानित किया। उसने सीमा पार कर ली और अगर पृथ्वी ने इसे जाने दिया तो पृथ्वी शर्मा नहीं होगी। अमरजीत पृथ्वी से थक गया था और अब वो उसके साथ उलझना नहीं चाहता था। क्या आपने मुझे ये सब कहने के लिए ही कॉल किया था? अमरजीत जितना ज्यादा इस तरह का व्यवहार करता, पृथ्वी उतनी ही गुस्सा हो जाती, क्योंकि अतीत में वह हमेशा अमरजीत को कंट्रोल कर सकती थी। तो पृथ्वी इस फैक्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकती थी कि उसका बेटा अचानक विद्रोह कर रहा था और उसने जो कहा वह करने से इनकार कर रहा था। उसने अपने दांत पीस लिए। क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो? मत भूलो, मैं तुम्हारी मां हूं। अमरजीत चिल्लाया। बेशक मैं यह नहीं भूला कि आप मेरी मां हो। वह इतना गुस्से में था कि उसने हताशा में अपनी टाई खींच ली और उससे बात करते समय अपने व्यवहार को शांत नहीं रख सका। अगर इंटरनेट पर यह सब चीजें नहीं होती तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरी मां इस पूरे समय मेरे साथ क्या कर रही है। जब इंटरनेट पर अमरजीत ने देखा कि उसने क्या किया है तो वह गुस्से से भर गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी अपनी मां इतनी क्रूर होगी। अमरजीत की ऊंची आवाज ने पृथ्वी को पूरी तरह परेशान कर दिया। क्या तुम मुझसे इसी तरह बात करते हो तो मुझे आपसे कैसे बात करनी चाहिए? अमरजीत फोन पर चिल्लाए। उनके माथे की नसें उभरी हुई थीं। मुझे बताओ, जब आपने रुद्राक्षी के साथ आयशा और रूपाली की लड़ाई की अरेंजमेंट की तो आप उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रही थी? मिसेज शर्मा, क्या आप भूल गईं कि रुद्राक्षी भी आपकी पोती है? अमरजीत बहुत गुस्सा थे। ऐसी दुष्ट महिला जो केवल उसकी बेटी को चोट पहुंचाना चाहती थी, वह उसकी मां कैसे हो सकती है? अतीत में अमरजीत अपने माता पिता को अच्छे से ट्रीट करते थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह, क्योंकि चाहे कुछ भी हो उन्होंने उसका पालन पोषण किया और वह इसके लिए बहुत आभारी था। लेकिन अभी वह चाहता है कि उसके माता पिता न हो, नहीं तो आज वे इतना दुखी नहीं होते। एक परिवार का एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने से ज्यादा दुखदाई कुछ भी नहीं है। उसकी मां, जिसे उसके सबसे करीब होना चाहिए था, ने उसकी अनमोल बेटी को नुकसान पहुंचाया था। वह इसे कैसे सहन कर सकता था? अमरजीत की तेज आवाज को नजरअंदाज करते हुए पृथ्वी ने कोल्ड टोन में कहा, राजेंद्र को शर्मा कॉर्पोरेशन दे दो और मैं आज तुम्हारी बदतमीजी के लिए तुम्हें माफ कर दूंगी। नहीं तो वह उसके पूरे परिवार से छुटकारा पा लेगी। पृथ्वी की कॉल का पर्पस यही था। अगर अमरजीत बताए अनुसार शर्मा कॉर्पोरेशन को सौंपने को तैयार होता तो वह उन्हें जिंदा छोड़ने पर विचार करेगी। अमरजीत को लगा कि उसने दुनिया का सबसे मजेदार चुटकुला सुना है। क्या आप चाहती हैं
कि मैं अपनी कंपनी राजेंद्र को सौंप दूं। उस बेकार आदमी को, शर्मा कॉर्पोरेशन को एस्टेब्लिश सुरभि और मैंने किया था। राजेंद्र कभी भी इसका हकदार नहीं हो सकता। इसके अलावा आप भी इसकी हकदार नहीं है। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद अमरजीत ने गुस्से में फोन काट दिया और जमीन पर फेंक दिया। जब पृथ्वी ने देखा कि अमरजीत ने फोन रख दिया, तो वह गुस्से से कांपने लगी। वह अचानक उठी और टेढ़े एक्सप्रेशन के साथ दूसरी मंजिल पर चली गई। पृथ्वा ने उसका पीछा किया। जैसे ही बुजुर्ग जोड़ा सीढ़ियों से ऊपर चला गया, मंजा राजेंद्र के पास आए और मुस्कुराते हुए बोली, राजेंद्र, तुम क्या सोचते हो? ऐसा लगता है कि मोम इस बार यह काम करने के लिए आखिरकार किसी को काम पर रखने जा रही है। अमरजीत इतना तेज था कि सभी ने अभी अभी फोन पर हुई बातचीत सुनी। राजेंद्र इस बात से चिढ़ गया कि उसके निकम्मे भाई ने उसे निकम्मा कहने की हिम्मत की। मेरी मां घमंडी है। क्या तुम्हें लगता है कि वह इस तरह का अपमान बर्दाश्त कर सकती है? देर सवेर शर्मा कॉर्पोरेशन हमारा होगा। इसमें मेरी गलती नहीं कि अमरजीत एक गोद लिया हुआ बेटा है। रुद्राक्षी ने शर्मा परिवार के घर के लिविंग रूम में पहले से ही एक लिसनिंग डिवाइस इंस्टॉल दिया था और एल इसकी निगरानी के लिए जिम्मेदार था। राजेंद्र की बातें सुनकर एल चौंक गया। स्टेसी, जो उसके बगल में थी, ने पूछा, क्या तुमने कुछ दिलचस्प सुना? स्टेसी, अभी कमरे से बाहर जाओ। एल ने स्टेसी को रुद्राक्षी के फैमिली सीक्रेट के बारे में नहीं बताया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टेसी उसके कितने करीब थी, ये रुद्राक्षी की प्राइवेसी के बारे में था। जब तक रुद्राक्षी सहमत नहीं होती, वह दूसरों को आसानी से नहीं बता सकता था। दूसरी ओर स्टेसी को भी कोई परवाह नहीं थी। पूरे असासिन ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई जानता था कि एल और रुद्राक्षी कितने करीब थे। अच्छा, फिर मिलते हैं। एस के जाने के बाद एल ने रुद्राक्षी को फोन किया। रुद्राक्षी ने लगभग तुरंत ही कॉल का जवाब दिया। हेलो, मैंने तुम्हारे डैड से रिलेटेड एक बातचीत सुनी। ये सुनकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वह इतने सीरियस टोन में कम ही बोलता था। रुद्राक्षी अपने बाल सुखा रही थी। ये सुनकर वह जो कर रही थी उसे रोक दिया और पूछा, यह क्या है? जब बात उसके परिवार की आई तो रुद्राक्षी ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। फॉरगेट इट, मैं सीधे ऑडियो फाइल भेजता हूं, खुद ही सुनो। ठीक है। फोन रखने के बाद रुद्राक्षी ने अपना व्हाट्सएप खोला और एल का 10 मिनट का ऑडियो मैसेज देखा। ऑडियो फाइल मंजा के बोलने से शुरू हुई और पृथ्वी और अमरजीत के बीच कॉल सहित सभी बातचीत रिकॉर्ड की गई। पृथ्वी की बेशर्म बातें सुनकर रुद्राक्षी सख्त हो गईं। दरअसल एक बेशर्म व्यक्ति हमेशा नीची लेवल तक ही गिर सकता है। ये सब बकवास थी जिसके बारे में वे हमेशा बात करते थे। पृथ्वी काफी समय से अमरजीत को कंपनी राजेंद्र को सौंपने के लिए परेशान कर रही थी। हालांकि रुद्राक्षी गुस्से में थी, लेकिन उसे हैरानी नहीं हुई। लेकिन वह क्यूरियस थी कि एल उसे यह ऑडियो फाइल क्यों भेजेगा। सुनने से ऐसा लग रहा था कि पृथ्वी उसके परिवार के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बना रही थी। बेहतर होगा कि वे अपने प्लान को जल्द से जल्द करें, रुद्राक्षी ने मन में सोचा। अपने हाथों में क्लिनिक्स का एक टुकड़ा मसलते हुए रुद्राक्षी के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर पृथ्वी ने अब भी कोई कदम नहीं उठाया तो यह उस जाल को बर्बाद करना होगा जो रुद्राक्षी ने उनके लिए बिछाया था। जैसे ही वह हंस रही थी, उसने अचानक राजेंद्र के आक्रोश भरे शब्द सुने। देर सवेर शर्मा कॉर्पोरेशन हमारा होगा। इसमें मेरी गलती नहीं कि अमरजीत एक गोद लिया हुआ बेटा है। आखिरी सेंटेंस ने रुद्राक्षी को पूरी तरह से चौंका दिया। क्या उसके डैड को गोद लिया गया था? रुद्राक्षी ने हैरानी से फोन की ओर देखा। ऑडियो मैसेज खत्म हो चुका था। उसे डर था कि उसने गलत सुना है, इसलिए उसने जल्दी से लास्ट पार्ट दोबारा सुना। इसे 3 बार सुनने के बाद आखिरकार रुद्राक्षी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया। उसके डैड पृथ्वी और पृथ्वा के बेटे नहीं थे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।